अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 44 इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। बेली एंड लव से भी हम देखते जाएंगे। उसमें चैप्टर नंबर 78 है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का। जो भी पॉइंट होगी इंपॉर्टेंट, जो इरफान मसूद में नहीं है मेंशन, बेले में है, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। ठीक है, तो एब्डोमिनल का ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उन्होंने क्लिफ्टन के मेडोर का इन्होंने कोट प्रेजेंट किया है कि अक्यूट सर्जिकल एब्डोमिन इज़ व्हेन अ गुड सर्जन सेज इट इज़ एन अक्यूट सर्जिकल एब्डोमिन। तो ये एक बहुत अच्छा कोट है क्लिफ्टन के मिरर का। एक्चुअली ये जो अक्यूट सर्जिकल एब्डोमेन होता है ना, ये इसमें कोई एक सिंगल डेफिनेशन नहीं होती है। एक्चुअली इसकी जो डायग्नोसिस होती है सर्जन के एक्सपर्ट क्लिनिकल जजमेंट और एक्सपीरियंस की बेसिस पे होती है। ठीक है, और एक ट्रू एक्यूट एब्डोमेन एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें सडन सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है। पोटेंशियली ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें परफोरेशन, इन्फ्लामेशन या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो उसमें अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें इसने बताया है कि ये सर्जन के फिज़िकल एग्जामिनेशन पे और उसके अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पेशेंट कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, खैर स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को जो है हम क्लासीफाई करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन और उसके मैकेनिज्म अगर हम देखें तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। एक होती है डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन, दूसरी ए डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, डायनामिक जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है इस टाइप में याद रखिए कि पेरिस्टाल्सिस प्रेजेंट होगी और वो पेरिस्टाल्सिस जो है ना, ये वर्क करेगी अगेंस्ट अ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। यानी पेरिस्टाल्सिस किसी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन के अगेंस्ट वर्क करे तो हम कहेंगे डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये अक्यूट फॉर्म में भी हो सकती है, क्रोनिक फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, दूसरी जो टाइप है ए डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन, इस टाइप में जो है कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन मौजूद नहीं होती और पेरिस्टाल्सिस एब्सेंट होगी या इनएडिक्वेट होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि पैरालाइटिक इलियस या सूडो ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो उसमें पेरिस्टाल्सिस एब्सेंट होगी या फिर नॉन प्रपल्सिव होगी, इनएडिक्वेट होगी, विदाउट एनी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, तो तभी हम इसको ए डायनामिक कहते हैं। डायनामिक के आपने कॉजेज़ याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन जो है इंट्राल्यूमिनल भी हो सकती है, उसके कॉजेज़ इंट्राम्यूरल या एक्स्ट्रा म्यूरल। इंट्राल्यूमन, लूमेन के अंदर कोई ऐसी फॉरेन बॉडी है जिसकी वजह से जो है ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, पेरिस्टाल्सिस प्रेजेंट है और वो किसी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन के अगेंस्ट काम कर रही है, तो वो कौन सी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है? इंट्राल्यूमिनल में फॉरेन बॉडी मौजूद हो सकती है, कोई फीकल इम्पैक्ट हुआ है, गाल स्टोन है या बेजोर। ठीक है, तो ये हो गई इंट्राल्यूमिनल कॉजेज़। दूसरे हैं इंट्राम्यूरल कॉजेज़। इंट्राम्यूरल में स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, मेलिग्नेंसी की वजह से, इंट्यूससेप्शन या वोल्व्यूलस की वजह से। ठीक है, देन आते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल कॉज। एक्स्ट्रा म्यूरल में आपने याद रखना है अडेशंस हैं या बैंड्स, मोस्ट कॉमन कॉज भी यही है। इसका इंसिडेंस भी पूछा जाता है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, वो है अडेशन, जो कि है 40%। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा हर्निया भी एक्स्ट्रा म्यूरल में आ गया। ठीक हो गया, तो इनका इंसिडेंस ऐसे पूछा जाता है, एडेशंस 40% है। इसके अलावा फीकल इम्पेक्शन 8% बनता है कॉज। सूडो ऑब्स्ट्रक्शन जो है हमारे पास, जो ए डायनेमिक है उसमें पैरालाइटिक इलियस की वजह से या सूडो ऑब्स्ट्रक्शन, सारा हम एलेबोरेट करेंगे आगे। ठीक है, तो सूडो ऑब्स्ट्रक्शन का इंसिडेंस 5% है। कार्सिनोमा की वजह से 15%, इन्फ्लामेटरी 15%, ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया की वजह से 12%। खैर ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, आपने एडिशंस का इंसिडेंस याद रखना 40%। अच्छा, अब आ जाए इसकी पैथोफिजियोलॉजी पे। एक्चुअली ये जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना, इसमें होता यूँ है कि प्रॉक्सिमल डायलेशन होती है। सबसे पहले इसने इनिशियल रिस्पांस और डिस्टेंशन बताइए कि प्रॉक्सिमल डायलेशन, जो बॉवल प्रॉक्सिमल होगा ना अप स्ट्रीम टू द ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर वाला फिर जो बॉवल है वो डायलेट हो जाएगा। ठीक है, जो डिस्टल वाला होगा वो जो है वो याद रखिए कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, द डिस्टल टू द ऑब्स्ट्रक्शन, बिलो द ऑब्स्ट्रक्शन इनिशियली मेंटेन द नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस, शुरू में उसकी पेरिस्टाल्सिस नॉर्मल होगी और ऑब्जर्वेशन सही होगी जब तक कि फिर वो कोलैप्स नहीं कर जाता डिस्टल वाला। ठीक है, डिस्टल टू द साइड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन बॉवल शो नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस एंड अब्जॉर्प्शन अंटिल इट इज़ फुल। जब वो एम्प्टी हो जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इमोबाइल हो जाएगा। प्रॉक्सिमल टू द साइड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन अगर हम देखें तो बॉवल डायलेट करेगा और हमें एल्टर्ड मोटिलिटी शो करेगा। ठीक है, ये डायलेट होगा अल्टर्ड मोटिलिटी, क्योंकि इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक आपने याद रखना है, एक तो इसमें गैस भरी हुई है प्रॉक्सिमल वाले में, दूसरा फ्लूइड। गैस क्या है? गैस जो है वो एरोबिक जो होते हैं ना, वो एरोबिक और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म की ओवर ग्रोथ की वजह से, और इसमें गैस आपने याद रखें कि नाइट्रोजन होती है ज़्यादातर, 90% नाइट्रोजन और दूसरी हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। दूसरा ये इसलिए भी डायलेट हुआ है। दूसरा है फ्लूइड। फ्लूइड में आपने याद रखना है कि वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जैसे सलाइवा, बाइल, पेनक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, तो ये फ्लूइड्स जो है एक्यूमुलेट हुए हैं। अब अब्जॉर्प्शन जो है वो रिटार्ड होती है बाय द ऑब्स्ट्रक्टेड गट कॉजिंग द फ्लूइड टू रिमेन इन द लूमेन, क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन है तो फ्लूइड जो आगे नहीं जा रहा, तो वो लूमेन में ही भरा हुआ है। ठीक है, तो फ्लूइड में यही डाइजेस्टिव जूसेस हैं और
क्योंकि अब उसकी अब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रही तो पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाती है और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो उसका ओरल इनटेक कम है, दूसरा उसमें इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन भी सही से नहीं हो रही, डिफेक्टिव है, तीसरा वो वॉमिटिंग की फॉर्म में भी उसके लॉसेस हुए हैं, और चौथा बाउल लूमेन की सिक्वेस्ट्रेशन की वजह से पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैथोफिजियोलॉजी हमने इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की समझ ली। अब आ जाएं कि क्लोज्ड लूप ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है। यहाँ पे फिगर भी बना हुआ है जिसमें इन्होंने से डिस्टेंशन दिखाई है। क्लोज्ड लूप ऑब्स्ट्रक्शन अराउंड अ कॉन्स्ट्रिक्टिंग बैंड। देखिए एक कॉन्स्ट्रिक्टिंग बैंड है, बैंड या एडेशन से मैंने आपको बताया ना, वो भी एक कॉज है। तो ये एरो बैंड को इंडिकेट कर रहा है विथ इम्पेंडिंग। अब इसमें स्ट्रेंगुलेशन होने वाली है। माइल्ड डिस्टेंशन हमें मिल रही है प्रॉक्सिमल लिम्ब में, जबकि ये जो कोलैप्स हमें डिस्टल लिम्ब में मिल रहा है। ठीक हो गया, डिस्टल लिम्ब ऑफ द स्मॉल बावल। अच्छा, अब क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन होता क्या है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन विच द बावल इज ऑब्स्ट्रक्टेड एट बोथ द प्रॉक्सिमल में भी और डिस्टल में, दोनों पॉइंट्स पे बावल ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है। तो ये मेनी केसेस ऑफ इंटेस्टाइनल स्ट्रेंगुलेशन में हमें मिलती है क्लोज्ड लूप ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, इंटेस्टाइनल स्ट्रेंगुलेशन के केसेस में। अच्छा, स्ट्रेंगुलेशन हम किसको कहते हैं? स्ट्रेंगुलेशन इज डिफाइंड एज अ ऑब्स्ट्रक्शन एसोसिएटेड विद वास्कुलर कॉम्प्रोमाइज। ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन हो जिसमें वास्कुलर कॉम्प्रोमाइज हो जाए, उसको हम कहते हैं स्ट्रेंगुलेशन। तो इस क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन में होता यह है कि कोई अर्ली डिस्टेंशन नहीं होती प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन की, अनलाइक द केसेस ऑफ नॉन स्ट्रेंगुलेटिंग ऑब्स्ट्रक्शन। क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन में दोनों साइड पे जो है डिस्टेंशन होगी, जो स्ट्रेंगुलेटेड सेगमेंट है उसके दोनों साइड पे हमें डिस्टेंशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर राइट कॉलन में मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर बनता है विद अ कॉम्पिटेंट इलियोसिकल वाल्व, इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन की, डिफरेंट साइड पे होती है। तो मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर ऑफ द राइट कॉलन जिसमें इलियोसिकल वाल्व कॉम्पिटेंट। इसी तरह आपने याद रखना है कि इनएबिलिटी ऑफ द डिस्टेंडेड कॉलन टू डीकम्प्रेस इट सेल्फ इनटू द स्मॉल बावल, वो अपने आप को स्मॉल बावल में डीकम्प्रेस नहीं कर पा रहा, तो उसके नतीजे में इंट्रा ल्यूमिनल प्रेशर बढ़ेगा, और वो ल्यूमिनल प्रेशर सीकम के जगह पे, सीकम पे ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे फिर सब्सिक्वेंट वास्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। ठीक है, था मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर जिसने जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन करवाई, लेकिन फिर वो जो ल्यूमिनल प्रेशर बढ़ा उसकी वजह से फिर वास्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये एक ट्रीटमेंट है, इसका ये एग्जाम्पल हो गया क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन का। इसमें ट्रीटमेंट हमने ये करना होता है कि उस इस्कीमिक या नेक्रोटिक बावल को हम काट देंगे, निकाल देंगे, रिसेक्ट कर देंगे, उसके बाद एंड टू एंड अनास्टोमोसिस कर देंगे बावल की। अगर बावल की वायबिलिटी आपको श्योर नहीं है आफ्टर ऑब्जर्वेशन, तो आप सेकेंड लुक लेप्रोटोमी करते हो। ठीक है, अगर अगेन जो है सेकंड लुक लेप्रोटोमी करनी होती है, वो 24 घंटों के बाद जो है प्लान्ड री एक्सप्लोरेशन होती है, जो 24 घंटों के बाद हम परफॉर्म कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि बावल फुली वायबल था या नहीं, कंफर्म करने के लिए। ठीक है, अच्छा अब आ जाए, नेक्स्ट आते हैं कुछ क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द डायनामिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, डायनामिक जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है उसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स इसने बताए हैं कि सबसे पहले सिम्टम्स में पेशेंट को एब्डोमिनल पेन, पहला सिम्टम ही उसको एब्डोमिनल पेन होता है, डिस्टेंशन रहती है, वॉमिटिंग, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, अच्छा ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स क्या हैं? डिपेंड करता है कि हाई स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन है, लो स्मॉल बावल, लार्ज बावल। अच्छा, हाई स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन जो होगी उसमें जो है वॉमिटिंग जो है अर्ली होती है, प्रोफ्यूज़ होगी विथ रैपिड डिहाइड्रेशन। ठीक है, देखिए हाई स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हम कहते हैं जब अपर स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे डोडेनम या प्रोक्सिमल जेजुनम में ऑब्स्ट्रक्शन हो। जो लो स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो लोअर स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे डिस्टल इलियम में, लार्ज बाउल के करीब। ठीक है, तो हाई स्मॉल बाउल में यूँ है कि लिटिल प्रोक्सिमल बाउल अवेलेबल है फ्लूइड एक्यूमुलेशन के लिए। इसमें बाउल साउंड्स भी इतनी जो है हेल्पफुल नहीं होती, इसमें हमें नॉर्मली समटाइम नॉर्मल या मिनिमल एयर फ्लूइड लेवल एक्सरे पे नज़र आता है। ठीक है, एक्चुअली इसमें जो फीचर्स होते हैं ना, वो वॉमिटिंग अर्ली होती है और प्रोफ्यूज़ विथ रैपिड डिहाइड्रेशन। डिस्टेंशन इसमें मिनिमल होगी, थोड़ी होगी, और इसमें बिल्कुल थोड़ा ही, मैंने कहा ना, एविडेंस होता है फ्लूइड लेवल का ऑन द एब्डोमिनल रेडियोग्राफी, यानी एयर फ्लूइड लेवल या तो एब्सेंट होगा या बिल्कुल मिनिमल होगा ऑन द एक्सरे। जब क्योंकि पेशेंट वॉमिटिंग भी कर रहा है बार बार, तो इसलिए हमें वॉमिटिंग ज़्यादा है तो एक्सरे पे इतना नज़र नहीं आएगा। जो लो स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन है इसमें लेंथ ऑफ द बावल अवेलेबल है फॉर द फ्लूइड एंड गैस एक्यूमुलेशन, इसीलिए इसमें पेन जो है प्रीडोमिनेंट करेगा, पेन विथ सेंट्रल डिस्टेंशन के साथ। ठीक है, तो इसमें हाई पिच टिंकलिंग हाइपर एक्टिव साउंड्स भी हमें सुनाई देंगी। अच्छा, इसमें वॉमिटिंग डिलेड होती है। ठीक है, एक्सरे पे हमें मल्टीपल सेंट्रल फ्लूइड लेवल जो है वो रेडियोग्राफी पे नज़र आते हैं, डायलेटेड लूप ऑफ द बावल विथ प्रोमिनेंट एयर फ्लूइड लेवल, इसको स्टेप लेडर पैटर्न भी कहते हैं। ठीक है, तो तीसरा है लार्ज बावल ऑब्स्ट्रक्शन। लार्ज बावल में याद रखें अर्ली और प्रोनाउंस बहुत ज़्यादा होती है, डिस्टेंशन, पेन लेकिन माइल्ड होता है, वॉमिटिंग और डिहाइड्रेशन उसमें लेट होती है।
देर से होती है, वॉमिटिंग एंड डिहाइड्रेशन। प्रॉक्सिमल कॉलन और सीकम जो है वो रेडियोग्राफी पे हमें डिस्टेंडेड नज़र आएंगे, सीकम एज वेल एज प्रॉक्सिमल कॉलन। उसके बाद आ जाएं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द सिम्टम्स देखें। सबसे पहले पेन। पेन जो होता है, एब्डोमिनल पेन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में एब्डोमिनल पेन पहला सिम्टम होता है, आपने याद रखना है। ज़्यादातर कॉलिक की किस्म का होता है, क्रैम्पिंग वेव्स में आता है, सेंट्रली होता है, बेली बटन कह रहा हूँ, ठीक है। सडन सिवियर कॉलिक इन नेचर, अम्बिलाइकस की तरफ ये पेन होता है, स्मॉल बावल, या फिर वो लोअर एब्डोमेन में होगा तो वो लार्ज बावल को इंडिकेट करेगा। डेवलपमेंट ऑफ सिवियर पेन हो रहा है तो इसका मतलब है पेशेंट को अगर सिवियर पेन है तो आपका इशारा स्ट्रेंगुलेशन की तरफ जाएगा, ठीक है। वैसे वरना कॉलिक की नेचर का सडन सिवियर पेन होगा। और पहला सिम्टम ही इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में पेन होता है। दूसरा सिम्टम है वॉमिटिंग एंड डिस्टेंशन। अच्छा, ये मोर डिस्टल जितनी नीचे होगी ऑब्स्ट्रक्शन तो उतना लॉन्गर इंटरवल लगता है ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स को और वॉमिटिंग होने को, क्योंकि बहुत नीचे है ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। जितनी डिस्टल होगी उतना देर से वॉमिटिंग होगी। तो डिस्टेंशन स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन में, डिस्टेंशन की बात कर रही हूँ अब, डिस्टेंशन स्मॉल बावल अगर ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है तो उसमें ज़्यादा होती है, ग्रेटर द मोर डिस्टल द लेजन, जितनी नीचे लेजन उतनी ज़्यादा डिस्टेंशन होगी, ठीक है। डिस्टेंशन जो है कॉलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन में डिलेड है, अगर कॉलन किसी का ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है तो उसमें लेकिन देर से होगी डिस्टेंशन, जो वही बात कॉलन बहुत नीचे है। डिस्टेंशन अगर मेसेंट्रिक वास्कुलर ओक्लूजन हुई है तो उसमें मिनिमल होगी या बिल्कुल भी नहीं होगी, मेसेंट्रिक वास्कुलर ओक्लूजन में, ठीक है। तो इसमें डिस्टेंशन में ब्लोटिंग होती है, स्वेलिंग ऑफ द एब्डोमेन जो गैसेस और फ्लूइड ट्रैप होने की वजह से होती है। वॉमिटिंग की बात करूँ तो वो इसमें फ्रीक्वेंटली होगी। अच्छा, उसके बाद आती है कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन का मतलब है ना ही फीसेस आ रही है ना फ्लैटस पास हो रहा है, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन, और कभी कभार उसको ऑब्स्टिपेशन भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरी होती है रिलेटिव कॉन्स्टिपेशन, उसका मतलब है कि सिर्फ फ्लैटस पास हो रहा है, गैस पास हो रही है, उसको कहेंगे रिलेटिव कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन जो है ये कार्डिनल फीचर है कंप्लीट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का, जिसमें कंप्लीट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो उसमें एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन होगी, यानी कंप्लीट इनेबिलिटी है टू पास द गैस या स्टूल। अगर ऑब्स्ट्रक्शन पार्शल है तो उसमें फिर भी सम स्टूल पास होगा या डायरिया होगा इनिशियली, ठीक है। अच्छा, रूल दैट द कॉन्स्टिपेशन इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन डज नॉट अप्लाई इन द रिचर्स हर्निया। रिचर्स हर्निया में कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, ना ही गालस्टोन इलियस में, ना ही मेसेंट्रिक वास्कुलर ओक्लूजन में, ना ही ऑब्स्ट्रक्शन एसोसिएटेड विद पेल्विक एब्सेस, एंड ना ही पार्शल ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि पार्शल ऑब्स्ट्रक्शन डायरिया के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। तो ये रूल्स हैं जो कि अप्लाई होते हैं कि इन केसेस में, इन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं मिलती। रिचर्स हर्निया, गालस्टोन इलियस, मेसेंट्रिक वास्कुलर ओक्लूजन, ऑब्स्ट्रक्शन एसोसिएटेड पेल्विक एब्सेस, पार्शल ऑब्स्ट्रक्शन। उसके बाद आते हैं अदर फीचर्स। अच्छा, ऑब्स्ट्रक्शन में बच्चों में, पेशेंट्स में जो है हमें डिहाइड्रेशन जो है देखने को मिलती है इन द स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। स्मॉल बावल में हमें डिहाइड्रेशन भी मिलेगी। हाइपोकेलीमिया एक कॉमन फीचर नहीं है। सीरम का पोटेशियम लेवल बढ़ जाना, अमाइलेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज भी अगर ज़्यादा मिल रहा है या लैक्टेट, तो इसका मतलब है उसको स्ट्रेंगुलेशन हुआ है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन के साथ स्ट्रेंगुलेशन भी है। अच्छा, अगर हाइपोथर्मिया हो रहा है तो उसका मतलब अब उसको ओवर्ट इन्फेक्शन होने वाली है या परफोरेशन होने वाली है, अगर हाइपोथर्मिया हो रहा है। हाइपोथर्मिया, पायरेक्सिया हो रहा है, बुखार हो रहा है ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, वो तो हाइपोथर्मिया था तो इन्फाक्ट हो रहा है, परफोरेशन हो रहा है। अगर पायरेक्सिया हो रहा है इसका मतलब है उसको इस्कीमिया होने वाली है, वो इन्फाक्ट था, ये इस्कीमिया होने वाली है, या इंटेस्टाइनल परफोरेशन होने वाली है, या इन्फ्लामेशन होने वाली है, ठीक हो गया। अब आए नेचर ऑफ प्रेजेंटेशन पे। याद रखें कि अक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन जब भी होगी तो उसमें ज़्यादातर स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन होती है। स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन हमारे पास अक्यूटली प्रेजेंट करती है। जो लार्ज बावल ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन के साथ प्रेजेंट करेगी। सब अक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन अगर है तो वो इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होगी। अक्यूट हो ऑन क्रोनिक, कोई पुरानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन थी उस पर अक्यूट हो जाए, अक्यूट ऑन क्रोनिक, तो उसमें ना शॉर्ट हिस्ट्री होगी, पेशेंट की डिस्टेंशन रहती है, वॉमिटिंग अगेंस्ट अ बैकग्राउंड ऑफ पेन एंड कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट तरह से आपके पास पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। अब आ जाए रेडियोलॉजिक फीचर्स ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन पे। रेडियोलॉजिकल जो डायग्नोसिस होती है ना इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की, वो सुपाइन एब्डोमिनल एक्सरे पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा, ठीक है। सुपाइन एब्डोमिनल एक्सरे। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में जो फ्लूइड लेवल है वो बाद में अपीयर होता है देन द गैस शेडो, ठीक है। फ्लूइड लेवल हमें बाद में अपीयर होगा देन द गैस शेडो, और वो प्रोमिनेंट होता है इरेक्ट एक्सरे जब हम लें। एडल्ट्स में
3 फिजियोलॉजिकल नॉर्मल जो है फ्लूइड लेवल्स हमें मिलते हैं एक्सरे पे। एक होता है गैस्ट्रिक फंडस, दूसरा डुओडेनल कैप, तीसरा टर्मिनल इलियम। ये अगर आप देखो नॉर्मल इंसान का एक्सरे तो उसमें आपको नॉर्मली 3 फ्लूइड लेवल्स जो हैं वो मिलते हैं, फिजियोलॉजिक होते हैं। एक तो पेशेंट का गैस्ट्रिक फंडस है, ठीक है, दूसरा इसमें जो है वो डुओडेनल कैप है, और तीसरा इसमें टर्मिनल इलियम है। अच्छा, तो होता यूँ है कि स्मॉल बाउल की जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना तो नंबर ऑफ़ फ्लूइड लेवल बढ़ जाते हैं द मोर डिस्टल द लेशन। जितनी ज़्यादा नीचे जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन होगी, लेशन होगी, उतने ज़्यादा जो है फ्लूइड लेवल्स हमें ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। इस तरह इसका एक्सरे भी ठीक है, जिस तरह आप यहाँ पे देखो तो ये हमें मल्टीपल जो है वो मिल रहे हैं। स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में जो है इतनी ज़्यादा डिस्टल लेजन होगी उतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ फ्लूइड लेवल मिलेंगे। वो नॉर्मली फिजियोलॉजिक 3 है, लेकिन स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन से फिर हमें ज़्यादा मिलेंगे। लो कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन अगर है तो कोई भी स्मॉल बावल में फ्लूइड लेवल हमें नहीं मिलेगा अनलेस एडवांस। लेकिन अगर हाई कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन है, कोलन में ऊपर हाई कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हमें स्मॉल बावल फ्लूइड लेवल मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ इनकॉम्पिटेंट इलियोसिकल वाल। अच्छा, कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन में यूजुअली लार्ज अमाउंट ऑफ गैस जो है वो सीकम में होती है। उसके कुछ उसमें स्पेसिफिक जो फीचर्स हैं याद रखें कि स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन में स्ट्रेट सेगमेंट होगा जो जनरली सेंट्रल होता है और वो ट्रांसवर्सली लाई करेगा, कोई गैस हमें कोलन में नज़र नहीं आएगी। जेजुनम इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वाल्वुलार कन्वीनियंस, ठीक है। ये फिगर देखें, ये है वाल्वुलार कन्विंटेंस, ठीक है। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन में स्ट्रेट सेगमेंट होते हैं जो जनरली सेंट्रल होते हैं और ट्रांसवर्सली लाई कर रहे होते हैं, और कोई भी गैस कॉलन में नज़र नहीं आएगी। जेजुनम इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वाल्वुलार कन्वीनियंस, ठीक है। ये वाल्वुलार कन्वीनियंस हैं जो कि म्यूकोजल फोल्ड ही होते हैं और कम्प्लीटली पास करते हैं अक्रॉस द विड्थ ऑफ द बावल एंड आर रेगुलरली स्पेस्ड गिविंग अ लेडर इफेक्ट, ठीक है, सीढ़ियों जैसा लेडर इफेक्ट। जो डिस्टल इलियम है वो फीचरलेस होता है, ये जेजुनम में हमें मिलते हैं वाल्वुलार कन्वीनियंस, ठीक है। डिस्टल इलियम फीचरलेस है। सीकम इज डिस्टेंडेड शोन बाय राउंड गैस शेडो ऑन द राइट इलेक फोसा। राइट इलेक फोसा पे हमें राउंड गैस शेडो अगर मिले तो उसका मतलब है वो सीकम डिस्टेंडेड है, ठीक है। लार्ज बावल एक्सेप्ट फॉर द सीकम उसमें हमें हॉस्ट्रल फोल्ड्स मिलते हैं, ठीक है। ये देखें कंपैरिजन, तो ये है लार्ज बावल जबकि ये स्मॉल बावल। स्मॉल बावल में हमें ये वाल्वुलार कन्वीनियंस मिल रहे हैं, लेडर अपीयरेंस ट्रांसफर स्मॉल बावल हमें नज़र आ रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया सीकम जो है, सीकम जो है वो राइट इलेक फोसा हमें सिर्फ राउंडेड गैस शेडो नज़र आएगा। लेकिन जो एक्सेप्ट फॉर द सीकम जो हमारा लार्ज बावल बाकी जो है उसमें हमें ये हॉस्ट्रल फोल्ड्स मिलेंगे। आपको हॉस्ट्रा नज़र आ रहे हैं जो कि अनलाइक द वाल्वुलार कन्वीनियंस ये इरेगुलरली स्पेस्ड होते हैं, वो रेगुलरली इरेगुलरली हैं ये हॉस्ट्रल फोल्ड्स, और ये होल डायमीटर ऑफ बावल को क्रॉस नहीं करेंगे और इनमें कोई इंडेंटेशंस नहीं है प्लेस्ड ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। तो ये हमें इंडिकेट करेगा कि ये लार्ज बावल है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाए हम बावल के डायमीटर्स पे। यहाँ पर ये फिगर भी है जिसमें इरेक्ट एब्डोमिनल एक्सरे है, उसमें डायलेटेड लूप ऑफ द स्मॉल बावल हमें नज़र आ रहा है विथ मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल, ठीक है। डायलेटेड लूप है स्मॉल बावल के और ये मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल है। अच्छा, बावल के डायमीटर में आपने याद रखना है 369 का रूल है, रफ़ एस्टिमेशन है मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बावल की। 369 रूल इसीलिए हेल्पफुल है कि हमें पता लगे कि बावल डायलेटेड है या नहीं, जो कि एक फ़ीचर है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का। हम एक्सरे देखेंगे तो आपने नॉर्मल डायमीटर आपको पता होगा तभी आपको। तो स्मॉल बावल का डायमीटर 369 है ना, तो स्मॉल बावल होता है 30 मिलीमीटर उसका नॉर्मल डायमीटर, इससे ज़्यादा है तो उसका मतलब है वो डायलेटेड है। लार्ज बावल होता है 50 to 60 मिलीमीटर, जबकि सीकम जो है वो 90 मिलीमीटर है, ठीक है। स्मॉल बावल फिर लार्ज बावल एंड देन सीकम, 369 का रूल, 30 60 90। उसके बाद आ जाएं कि इसमें एब्डोमिनल एक्सरे जिसमें डायलेटेड एयर फ्लूइड लेवल इन्होंने दिखाया है स्मॉल बावल यानी जेजुनम, और क्लोजली स्पेस्ड इन्होंने वाल्वुलार कन्वीनियंस दिखाए हैं जो मैंने आपको अच्छी सी फिगर में दिखा दिए हैं। बिल्कुल इसी तरह कोइल्ड स्प्रिंग साइन की तरह वो लग रहे हैं, ठीक है, वाल्वुलार कन्वीनियंस। खैर, अब आ जाए अक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के ट्रीटमेंट पे। अक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है पेशेंट को तो उसमें सबसे पहले तो हमें सपोर्टिव मैनेजमेंट करनी होती है। अच्छा, मैनेजमेंट से पहले आप ये फिगर भी देख लें, इसमें गैस फिल्ड स्मॉल बावल लूप है जो इलिस्ट्रेट कर रहा है हमें वाल्वुलार कन्वीनियंस। पेशेंट जो है वो सुपाइन है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाल्वुलार कन्वीनियंस है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर देखें फ्लूइड लेवल विथ गैस अबव स्टेप लेडर पैटर्न, इसको हम कहते हैं इलियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कॉज्ड बाय एडेशंस, ठीक हो गया।
समराइज़ करती हूँ इमेजिंग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेन रेडियोग्राफ जो मैंने आपको बताया कि हम सुपाइन एब्डोमिनल फिल्म लेते हैं, इरेक्ट फिल्म्स, ताकि हमें प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड लेवल पता चले व्हेन इन डाउट। तो जेजिनम जो है स्मॉल बावल, उसमें वाल्वुलर कन्वीनियंस मैंने आपको बताया। फोल्ड्स हैं जो कि क्रॉस करेंगे विड्थ ऑफ द बावल को, रेगुलरली स्पेस्ड होते हैं और वो कंक्रेटिना या लेडर इफेक्ट देते हैं, ठीक है, वाल्वुलर कन्वीनियंस। इलियम जो है स्मॉल बावल, उसमें डिस्टल इलियम जनरली फीचरलेस होता है। जब भी वो डिस्टेंड होगा तो डिस्टल इलियम में हमें नहीं मिलते, पहले ये वाल्वुलर कन्वीनियंस हमें जेजिनम में मिलते हैं, ठीक है। डिस्टल इलियम फीचरलेस है, वो सिर्फ हमें स्ट्रेट सेगमेंट होगा, दैट इज़ सेंट्रल, और वो ट्रांसवर्सली लाया करेगा। सीकम की अगर मैं बात करूँ, सीकम सिर्फ हमें राउंड गैस शेडो की तरह राइट इलेक फोसा पे नज़र आएगा, और मोस्ट वल्नरेबल होता है ये इस्कीमिया और परफोरेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, बाकी का रिमेनिंग जो कॉलन है लार्ज बावल, उसमें हॉस्टल फोल्ड्स मैंने आपको बताया, जो पूरे डायामीटर ऑफ द बावल को क्रॉस नहीं करेंगे, इरेगुलरली स्पेस्ड होंगे और उनमें कोई इंडेंटेशन भी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, डायग्नोस्टिक फाइंडिंग होती क्या है कि अगर हमें मिनिमल या नो कॉलोनिक गैस मिल रही है, बिल्कुल भी नहीं मिल रही, तो स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन में गैस जो है टिपिकली मिनिमल होगी या एब्सेंट होगी इन द कॉलन डिस्टल टू द ब्लॉकेज। कॉलन जो है जहाँ पे ब्लॉकेज है उसके नीचे वाला जो कॉलन है उसमें हमें गैस नहीं मिलेगी, एब्सेंट होगी या थोड़ी मिनिमल होगी। फ्लूइड लेवल की बात करूँ तो इरेक्ट एब्डोमिनल रेडियोग्राफ या क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग पे जो है बाद में गैस शेडोज अपीयर होते हैं, ठीक है। स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन में फ्लूइड लेवल मोर कॉन्स्पिशियस है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन जैसे एडवांस होगी या जब पैरालिसिस हो जाएगी तो नंबर ऑफ फ्लूइड लेवल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री एंड डिस्टल द ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक हो गया। तो जिस तरह अब ये फिगर है तो इसमें हमें बहुत सारे फ्लूइड लेवल्स मिल रहे हैं, तो ये सिवियरिटी भी बता रहा है कितनी डिग्री की ऑब्स्ट्रक्शन है और कितनी नीचे ऑब्स्ट्रक्शन है। जितनी डिस्टल होगी उतने ज़्यादा हमें एयर फ्लूइड लेवल्स मिलेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा हम CT स्कैन भी करते हैं, ये बेले के कुछ वर्ड्स हैं। हाई एक्यूरेसी है उसकी CT की, इस्कीमिया और स्ट्रेंगुलेशन को डायग्नोस करने के लिए CT किया जाता है। रिड्यूस्ड एनहेंसमेंट ऑफ द वाल मिलेगी ऑन द CT, तो उसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेंगुलेशन। अगर हमें मेसेंट्रिक फ्लूइड नहीं मिल रहा CT पे तो लेस चांसेस हैं स्ट्रेंगुलेशन के, तो CT की रिलायबिलिटी CT साइन वो डाउटफुल होते हैं फॉर प्रिडिक्टिंग स्ट्रेंगुलेशन। अच्छा, दूसरी हम कंट्रास्ट स्टडीज़ भी करते हैं, वो भी इसने मेंशन नहीं की इरफान मसूद ने। हम वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट एजेंट यूज़ करते हैं, 50 to 100 ml ऑफ वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट, जैसे कि गैस्ट्रोग्राफिन जो है वो भी प्रिडिक्ट करता है रिजोल्यूशन ऑफ स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन विदाउट सर्जरी। अगर कंट्रास्ट हमें कॉलन में नज़र आ रहा है 4 से 24 घंटों तक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसके चांसेस हैं कि हाईली लाइकली है, ठीक है, कि रेजोल्यूशन हो जाएगी। लेकिन अगर कंट्रास्ट कॉलन को रीच ही नहीं कर रहा तो हमें फिर सर्जरी करनी पड़ेगी 90% ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो हम देखते हैं वो कंट्रास्ट जा रहा है तो अच्छी बात है, वरना फिर हमें कॉलन तक रीच नहीं किया तो सर्जरी करनी पड़ेगी। तो इस एजेंट का यूज़ भी हमें सर्जरी करने की नीड कम कर देता है और हॉस्पिटल स्टे को भी शॉर्टन करता है। दूसरा, बैरियम फॉलो थ्रू वैसे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बैरियम फॉलो थ्रू इन द एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि वो और ज़्यादा एक्सरसेर्बेट कर देगा ब्लॉकेज को और लाइफ थ्रेटनिंग है। वाटर सॉल्युबल इनेमास होते हैं, वो लार्ज बावल ऑब्स्ट्रक्शन को सूडो ऑब्स्ट्रक्शन से डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा, जो स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे अलग अलग। उसमें जिस तरह इंट्यूसिसेप्शन है, उसमें हमें अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवाना होता है, उसमें डोनट साइन या टारगेट अपीयरेंस हमें नज़र आती है, कंसेंट्रिक रिंग्स नज़र आती हैं इन द ट्रांसवर्स सेक्शन। CT भी करते हैं, CT में हमें सॉसेज साइन या टारगेट साइन मिलता है, ठीक है। CT वैसे ज़्यादा सेंसिटिव है इंट्यूसिसेप्शन के लिए। प्लेन रेडियोग्राफ पे सॉफ्ट टिश्यू ओपेसिटी मिलेगी, वो ऑब्स्ट्रक्शन है, एंड एब्सेंट ऑफ द सीकल गैस शेडो। वॉल्वुलस में सिग्मॉइड वॉल्वुलस जो होती है ना, उसमें हमें कॉफ़ी बीन साइन मिलता है, आपने याद रखना है, या ओमेगा साइन मिलता है, ठीक है, ओमेगा साइन। तो प्लेन रेडियोग्राफ पे मैसिव कॉलोनिक डिस्टेंशन नज़र आएगी, कॉलन डिस्टेंडेड होगा विद द क्लासिक अपीयरेंस ऑफ द डायलेटेड लूप ऑफ बावल रनिंग डायगनली अक्रॉस द एब्डोमेन, उसको हम कहते हैं कॉफ़ी बीन साइन या ओमेगा साइन। लेकिन अगर किसी को सीकल वॉल्वुलस है तो प्लेन रेडियोग्राफ पे सीकल डायलेशन नज़र आएगी और सिंगल एयर फ्लूइड लेवल नज़र आएगा। फिर उसको हम कंफर्म बेरियम इनेमा से करेंगे। बेरियम इनेमा पे बर्ड बीक डिफॉर्मिटी मिलती है वॉल्वुलस में भी, जहाँ पे ट्विस्ट आया है, ठीक है। वॉल्वुलस नियोनेट्रम में रेडियोग्राफ वेरिएबल हैं, रेंजिंग फ्रॉम नॉर्मल साइंस ऑफ डोर्नल एब्स्ट्रक्शन, लेटर द एब्डोमेन में बिकम रिलेटिवली गैसलेस एज ए स्ट्रेंगुलेशन प्रोग्रेस, ठीक हो गया, दैट्स इट। अच्छा जी, उसके बाद अब आ जाएँ ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन।
अच्छा, इसमें जो है हमने 3 मेन मेजर्स करने होते हैं। एक तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रेनेज करनी होती है एनजी ट्यूब के ज़रिए, दूसरा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, तीसरा रिलीफ ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो एनजी ट्यूब देखिए हम डीकम्प्रेस कर रहे हैं प्रॉक्सिमल बॉवल टू द ऑब्स्ट्रक्शन ताकि उसका पेन डिस्टेंशन सही हो जाए और एस्पायरेशन का रिस्क भी कम होगा क्योंकि आगे एनेस्थीसिया देना पड़े या एक्सटूबेट करना पड़े। तो ये हम नॉन वेंटेड रायल ट्यूब या वेंटेड जो सलीम ट्यूब होती है, ठीक है, रायल ट्यूब या सलीम ट्यूब के ज़रिए फ्री ड्रेनेज करते हैं कंटिन्यूस इंटरमिटेंट सक्शन के साथ। दूसरा हमने फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करनी है, सोडियम और वाटर लॉस जो है उसको एड्रेस करेंगे क्योंकि वॉमिटिंग वगैरह हुई हुई है। अप्रोप्रिएट रिप्लेसमेंट में हमने हार्टमैन सॉल्यूशन या नॉर्मल सलाइन देना है। वॉल्यूम हम डिटरमाइन करेंगे बाय क्लिनिकल, हेमाटोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल क्राइटेरिया। ठीक है, तीसरा हमने ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करना है, उसके लिए जो है सर्जिकल स्टेप होता है। टाइमिंग ऑफ सर्जरी जो है वो नेसेसरी है मोस्ट केसेस में, लेकिन शुड बी डिलेड अगर पेशेंट की रिससिटेशन कंप्लीट है, कंप्लीट जब तक नहीं हो जाती। ठीक है, अनलेस देयर आर इमीडिएट साइंस ऑफ स्ट्रेंगुलेशन या फिर क्लोज्ड लूप ऑब्स्ट्रक्शन। तो सपोर्टिव स्टेप्स जो है ड्रेनेज एंड फ्लूइड रिप्लेसमेंट ये ऑलवेज नेसेसरी होते हैं सर्जरी से पहले। तो ये और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। अच्छा, अब आ जाए सर्जिकल ट्रीटमेंट पे। तो मैनेजमेंट ऑफ द सेगमेंट एट द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, हमने फिजिकल ब्लॉकेज को एड्रेस करना है। दूसरा मैनेजमेंट ऑफ द डिस्टेंडेड प्रॉक्सिमल बॉवल, जो उससे ऊपर वाला है उसको डीकम्प्रेस करेंगे फ्लूइड और गैस फिल्ड सेगमेंट को। और मैनेजमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कॉज क्या है ऑब्स्ट्रक्शन का, रूट प्रॉब्लम, जैसे अडेशन है तो उसको डिवाइड करेंगे, ट्यूमर है तो एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो मिड लाइन इंसिजन जो है एडिक्वेट एक्सपोजर प्रोवाइड करेगी अगर साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन हमें नहीं पता। आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ द सीकम इज़ द बेस्ट इनिशियल मैन्यूवर। अगर सीकम को लैब से, आप सबसे पहले सीकम को ही देखते हो, अगर सीकम को लैब से तो उसका मतलब है कि इसको स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन है। लेकिन अगर सीकम ही डायलेटेड है तो इट मीन्स इट इज़ अ लार्ज बावल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक हो गया, तो इसमें कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन को आपने रिमूव किया, जैसे अडेशन है तो अडेजियोलाइसिस, वॉल्वुलस है तो अनट्विस्टिंग, बावल की वायबिलिटी आप चेक करोगे। ठीक है, उसमें अच्छा इसने ज़्यादा डिटेल नहीं दी, एक्चुअली सर्जिकल इंटरवेंशन के कुछ इंडिकेशन है। सर्जरी आप परफॉर्म करोगे इमीडिएटली विदाउट प्रोलॉन्ग रिससिटेशन डिले अगर नंबर 1 अगर पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टेड एक्सटर्नल हर्निया है, ऑब्स्ट्रक्टेड एक्सटर्नल हर्निया, क्योंकि उसमें हाई रिस्क होता है स्ट्रेंगुलेशन का। ठीक है, तो उसमें जल्दी सर्जरी करनी है। दूसरा, अगर उसको क्लिनिकल फीचर्स हैं इंटेस्टाइनल स्ट्रेंगुलेशन के, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ इंटेस्टाइनल स्ट्रेंगुलेशन, इस्कीमिया इज़ प्रेजेंट और हाईली सस्पेक्टेड। ठीक है, तीसरा, ऑब्स्ट्रक्शन इन ए प्रीवियसली अनऑपरेटेड एब्डोमेन, ये सजेस्ट करता है कि कोई और कॉज है अदर देन द एडेशन, जैसे वाल्वुलस हो सकता है या ट्यूमर हो सकता है, तो इसलिए उसमें भी प्रॉम्प्ट सर्जरी करनी होगी। तो क्लासिकल एडवाइस ये है कि सन शुड नॉट बोथ राइज एंड सेट ऑन अ अनरिलीव्ड अक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन, एम्फेसाइज द अर्जेंसी ड्यू टू द रिस्क ऑफ इस्कीमिया। ठीक है, तो सन सेट भी नहीं होना चाहिए, राइज भी नहीं होना चाहिए अगर आपके पास अक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन का केस आया है, क्योंकि उसमें इस्कीमिया हो सकती है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट है लेकिन इस्कीमिया नहीं है तो डिलेइंग द सर्जरी फॉर एडिक्वेट रिससिटेशन इज़ रीजनेबल। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फॉर प्रिज्यूम्ड एडिशंस मे बी कंटिन्यूड अप टू 72 आवर्स होपिंग फॉर द स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन। ठीक है, अच्छा, अब ऑपरेटिव प्रोसीजर में मैंने आपको बताया ना, इंसिजन मिडलाइन लेप्रोटोमी इंसिजन प्रेफर की जाती है अगर आपको साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है पता। आपने साइट, नेचर और वायबिलिटी ऑफ गट जो है वो डिटरमाइन करनी है। डीकम्प्रेस करोगे, सिंपल और सेफेस्ट मेथड है रेट्रोग्रेड मिल्किंग ऑफ द स्मॉल बावल कंटेंट, उसको स्टमक की तरफ ले आओगे और फिर लार्ज बोर ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब के जरिए उन कंटेंट को निकाल दोगे। तो ये आपने केयरफुली करना है क्योंकि आप डिस्टेंडेड बावल, एडिमेटस बावल को या मेजेंट्री को इंजर ना कर दो, टीयर ना कर दो। ठीक है, तो सेवेज डीकम्प्रेसर होता है, एक स्पेशलाइज टूल भी यूज़ किया जाता है सेवेज डीकम्प्रेसर, लेकिन उसके फ़ायदे बैलेंस होने चाहिए अगेंस्ट रिस्क ऑफ सेप्टिक कॉम्प्लिकेशन। स्टमक को आपने एम्प्टी करना होता है एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर टू प्रिवेंट द पोस्ट ऑपरेटिव एस्पायरेशन। अच्छा, अब जो डेफिनेटिव प्रोसीजर है वो कॉज पे डिपेंड करता है कि इंटेरोलाइसिस करेंगे एडेशन के लिए, एक्सीजन करेंगे मास के लिए, बाईपास करेंगे प्रॉक्सिमल डीकम्प्रेशन के लिए। फिर मैंने आपको बताया कि हमने बावल की वायबिलिटी के लिए चेक करना है। अगर बावल जो है वो वायबल है तो आप जो है रिसेक्शन नहीं करोगे, ऑब्वियसली वो ठीक ठाक है, इसकी इस्कीमिया नहीं हुई, इन्फाक्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर वो नॉन वायबल है तो आपने रिसेक्ट करके एंड टू एंड अनास्टोमोसिस करनी है। डाउटफुल केसेस में फॉलोइंग द रिसेक्शन बोथ एंड ऑफ द बावल शुड बी रेज्ड एज स्टोमास एंड रीअसेस्ड रेगुलरली। डाउट है तो आप उसको स्टोमा बना के ऊपर ले आओगे, फिर उसको रीअसेस रेगुलरली करोगे। ठीक हो गया,
तो याद रखिए कि असेसमेंट ऑफ द बॉवल, आपने ऑब्स्ट्रक्शन तो रिलीव कर लिया, आपने बॉवल को लाजमी देखना है। डार्क कलर अगर लाइट हो जाता है रिलीफ के बाद, ऑब्स्ट्रक्शन आपने रिलीव किया, वो कलर लाइट हो गया है, तो इसका मतलब है कि वो वायबल है। लेकिन अगर डार्क ही रह रहा है तो इट मीन्स कि वो नॉन वायबल है, इन्फेक्टेड है। दूसरा, आपने पेरिस्टल्सिस देखनी है। विजिबल पल्सेशंस आपको नज़र आ रही हैं मेसेंट्रिक आर्टरीज़ में, पल्सेशंस की बात हो रही है अभी। विजिबल पल्सेशन मेसेंट्रिक आर्टरी में है तो वायबल है, कोई पल्सेशन नहीं है तो वो नॉन वायबल। शाइनी जनरल अपीयरेंस है, शीन वायबल है। डल या लस्टरलेस लग रहा है इंटेस्टाइन तो वो नॉन वायबल है। फर्म इंटेस्टाइनल मस्कुलेचर है तो वो वायबल है। फ्लैबी थिन सा फ्राइबल है तो नॉन वायबल। इसी तरह पेरिस्टल्सिस भी आपने ऑब्ज़र्व करनी है कि विजिबल आपको पेरिस्टल्सिस नज़र आ रही है तो वायबल होगा, कोई भी नहीं नज़र आ रही विजिबल तो वो नो पेरिस्टल्सिस है तो इट मीन्स नॉन वायबल है। ठीक हो गया, दैट्स इट। अच्छा, लेकिन फिर भी अगर आप डाउट में है तो बावल को आप जो है रैप करोगे हॉट पैक में फॉर 10 मिनट्स और फिर दोबारा रीअसेस करोगे। फिर भी अगर अनसर्टेन है तो आप उसको आपने रिसेट करना होता है। अच्छा, शॉर्ट बावल सिंड्रोम कंसर्न कह रहा है कि अगर रिसेक्शन जो है वो शॉर्ट बावल सिंड्रोम करवा दे या क्रिटिकली अनवेल पेशेंट है तो उसमें जो नेक्रोटिक बावल है उसको आप रिसेट करोगे और दोनों रेजिडुअल एंड्स रेज करके स्टोमा बना दोगे, जो मैंने आपको अभी बताया। फिर 24-48 घंटों के बाद आप सेकेंड लुक लेप्रोटोमी कर दोगे। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्शन साइड या फिर अगर मल्टीपल स्कीमिक एरियाज हैं तो भी आप सेकंड लुक लेप्रोटोमी करते हो। ठीक है, इवन अगर मेन सेगमेंट भी वायबल है तो कॉन्स्ट्रक्शन की साइड जहाँ पे बैंड था, जहाँ पे हर्निया थी या रिंग थी, उसको आपने इनफोल्ड करना है विद द सीरो मस्कुलर सूचर इफ़ देयर वायबिलिटी इज़ डाउटफुल। अच्छा, जब भी आप स्कीमिक बॉवल के साथ डील करते हो जैसे वॉल्वुलस इन्फार्क्शन, तो detorsion should be avoided until the affected mesentery is clamped to prevent the release of inflammatory mediator that can cause remote organ injury. Site and length of any resected segment जो है और residual bowel length वो आपने रिकॉर्ड करनी है। Port site hernia, small bowel obstruction or strangulation can occur in relation to port site hernia following the laparoscopic surgery. तो इसीलिए केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ पोर्ट साइट इज़ एसेंशियल इन पेशेंट प्रेजेंटिंग विद द स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन आफ्टर लेप्रोस्कोपी। ठीक है, अच्छा, तो अब आ जाएं ट्रीटमेंट ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्स्ट्रक्शन टाइप। वो तो हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उस हिसाब से। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्ट्रेंगुलेशन। ठीक है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का स्ट्रेंगुलेशन टॉपिक है। अच्छा, याद रखिए स्ट्रेंगुलेशन मोस्ट इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की। ये तब होती है जब ब्लड सप्लाई सेगमेंट ऑफ बॉवल की कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो उससे इस्कीमिया होगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन और इवेंचुअली फिर इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें कॉन्सिक्वेंस है वॉमिटिंग, डायलेशन, डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो स्ट्रेंगुलेशन डिफाइंड ऑब्स्ट्रक्शन एसोसिएटेड विद वास्कुलर कॉम्प्रोमाइज़, इट इज़ अ सर्जिकल इमरजेंसी। स्ट्रेंगुलेशन फर्स्ट कंप्राइज वीनस रिटर्न, उसके बाद आर्टेरियल सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होगी। अगर एक बार आर्टेरियल सप्लाई इम्पेयर हो जाएगी तो पेशेंट को हेमरेजिक इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे वायबिलिटी ऑफ बावल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है तो उसमें मार्क ट्रांसलोकेशन हो जाती है और सिस्टेमिक एक्सपोजर हो जाता है टू एनारोबिक ऑर्गेनिज्म विद देयर एसोसिएटेड टॉक्सिन। ये बात भी याद रखिए। ठीक है, तो यानी वीनस कॉम्प्रोमाइज़ तो हुआ पहले, डायरेक्ट प्रेशर पड़ा, इनिशियली उसने थिन वॉल्ड वेन्स को कंप्रेस किया बिफोर द थिक वॉल्ड आर्टरीज, फिर फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा तो वीनस रिटर्न जो है कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो वहाँ पे कैपिलरी प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, एडिमा होगा, प्रेशर इम्पेयर द लोकल परफ्यूजन, तो उससे आर्टेरियल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, हेमरेजिक इन्फाक्ट होगा। और फिर जैसे ही बावल डाई कर जाएगा तो ट्रांसलोकेशन हो जाती है, सिस्टेमिक एक्सपोजर टू एनारोबिक ऑर्गेनिज्म एंड एंडोटोक्सिन जो कि सेप्सिस और सर्कुलेटरी फेलियर करवा देंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब इसके जो है वो कॉजेज़ क्या हैं। कॉजेज़ में आपने याद रखना है, एक है स्ट्रेंगुलेशन का कॉज है क्लोज्ड लूप ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा, वैसे सिस्टेमिक इफेक्ट भी होते हैं कि ड्यूरेशन और एक्सटेंट ऑफ स्कीमिया पे डिपेंड करती है इसकी मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी। इसमें सिग्निफिकेंट डिहाइड्रेशन हो जाती है क्योंकि फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेट कर रहा है प्रॉक्सिमल टू ऑब्स्ट्रक्शन। दूसरा, इसमें सर्कुलेटरी फेलियर भी कॉमन है, स्पेशली एक्सटेंसिव बावल इन्वॉल्वमेंट में। एल्डरली पेशेंट्स जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है तो वो भी ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके कॉजेज़ में आता है एक क्लोज्ड लूप ऑब्स्ट्रक्शन। ये तब होता है जब सेगमेंट ऑफ बावल फिजिकली ब्लॉक हो अपने प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों एंड पे कोई कॉन्स्ट्रिक्टिंग एजेंट की वजह से, जैसे बैंड है या ट्विस्ट है। तो मैंने आपको बताया ना कि ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि उसमें डिस्टेंशन प्रिंसिपली कन्फाइंड होती है क्लोज लूप की तरफ रादर देन द प्रॉक्सिमल बावल। तो प्रॉक्सिमल डिस्टेंशन हो तो प्रॉक्सिमल टू द क्लोज लूप इज़ नॉट टिपिकली मार्क्ड, उसके ऊपर इतनी नहीं होती, क्लोज लूप में उसी लूप में ही कन्फाइंड होती डिस्टेंशन।
ठीक है। तो उसमें स्ट्रैंगुलेशन का मैकेनिज्म है कि उसमें फिर गैस भी भर रही है, फ्लूइड भी भर रहा है, म्यूकोसल सिक्रीशन है, टेंस क्लोज्ड स्पेस बन गई है, इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो इम्पेयर होगा, इस्कीमिया, नेक्रोसिस एंड परफोरेशन। तो क्लासिक एग्जांपल है लार्ज बाउल का मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलन विद अ कॉम्पिटेंट इलियोसिकल वाल्व। क्योंकि देखिए मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर है कॉलन का जैसे सिग्मोइड या रेक्टम में, लेकिन इलियोसिकल वाल्व अगर कॉम्पिटेंट है तो वो क्या कर रहा है कि स्मॉल रिफ्लेक्स नहीं होने दे रहा है इनटू द स्मॉल बाउल। तो कॉलन अपने आप को डीकम्प्रेस नहीं कर पाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, सीकम में ग्रेटेस्ट प्रेशर होगा, ठीक है, क्योंकि उसका डायमीटर ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा वल्नरेबल साइट होती है फॉर द नेक्रोसिस एंड परफोरेशन। दूसरा इसमें वजह होती है मेसेंट्रिक इन्फार्क्शन, ठीक है। अच्छा, इंटरप्टेड मेसेंट्रिक ब्लड फ्लो, देखें इसमें मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि ट्विस्टिंग या किंकिंग हो जाए मेसेंट्री की तो उसमें ब्लड वेसल्स वगैरह होती है ना, क्योंकि मेसेंट्री फोल्ड टिश्यू का जो इंटेस्टाइन को एब्डोमिनल वाल के साथ अटैच करा और उसमें ब्लड वेसल्स भी हैं, ठीक है। तो इंटरप्टेड मेसेंट्रिक ब्लड फ्लो, तो इंटरप्टेड ब्लड फ्लो में वॉल्वुलस एग्जांपल है, इंटूससेप्शन एग्जांपल है। वॉल्वुलस ट्विस्टिंग ऑफ द बावल एंड इट्स मेसेंट्री, इंटूससेप्शन होता है कि एक सेगमेंट बावल का दूसरे के अंदर टेलीस्कोप हो जाए और उस कंप्रेसिंग द इंटरवीनिंग मेसेंट्री। एक और एग्जांपल है डायरेक्ट प्रेशर पड़े बावल पे, अब उसमें कॉन्स्ट्रक्शन रिंग जो है ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। फॉर एग्जांपल अगर हर्नियल ओरिफाइस है या अडेशन या बैंड्स हैं, हर्नियल ओरिफाइस क्या करेंगे, सेगमेंट ऑफ बावल टाइटली स्क्वीज हो जाएगा ना हर्निया में। अडेशन या बैंड्स क्या करेंगे कि फाइब्रस बैंड रैप हो जाएगा अराउंड अ सेगमेंट, ठीक है। तो इसमें आ जाता है रिचर्स हर्निया, जिसमें सिर्फ ओनली अ पोर्शन ऑफ द बावल वाल इज ऑब्स्ट्रक्टेड एंड स्ट्रैंगुलेटेड, ठीक हो गया। तो ये इसमें आ गए कॉजेज़। अब सिम्टम्स और ट्रीटमेंट क्या होता है स्ट्रैंगुलेशन का, तो इसमें सिम्टम्स ये हैं कि कॉन्स्टेंटली पेन रहेगा, टेंडरनेस होगी विथ रिजिडिटी, ठीक है, एब्डोमिनल टेंडरनेस होगी रिजिडिटी के साथ। स्ट्रैंगुलेशन में शॉक भी हो जाता है, सडन ऑनसेट ऑफ सिम्टम होते हैं जो रेगुलरली दोबारा बार बार होंगे। ट्रीटमेंट यही है कि हमने सबसे पहले एनजी नेज़ोगैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन करेंगे, आईवी रीहाइड्रेट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, डिवाइटलाइज्ड इंटेस्टाइन को हमने काट देना, रिसेक्ट करना, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस, रिपेयर द डिफेक्ट थ्रू विच द इंटेस्टाइन हैव हर्निएटेड, जिस डिफेक्ट से वो हर्निएट होकर आई है उस डिफेक्ट को हम रिपेयर करेंगे और एब्डोमेन को लवाज करेंगे अगर पेरिटोनियल कंटामिनेशन हुई है तो। दैट्स इट। दूसरा टॉपिक है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का वजह विच इज़ द इंट्यूससेप्शन। अच्छा, अब इंट्यूससेप्शन में आपने याद रखना है कि जब इट अकर व्हेन द वन सेगमेंट ऑफ द बॉवल टेलीस्कोप यानी इन्वेजिनेट्स इनटू एन इमीडिएटली एडजेसेंट सेगमेंट, ठीक है, साथ वाले सेगमेंट में या मोर डिस्टल सेगमेंट में, कॉजिंग द ऑब्स्ट्रक्शन एंड पोटेंशियली कॉम्प्रोमाइजिंग द ब्लड सप्लाई यानी स्ट्रैंगुलेशन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। अच्छा, ये टाइप ऑफ स्ट्रैंगुलेशन है स्ट्रैंगुलेटिंग ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। इंट्यूससेप्शन इज द टाइप ऑफ स्ट्रैंगुलेटिंग ऑब्स्ट्रक्शन जिसमें ब्लड सप्लाई इनर लेयर की यूजुअली इम्पेयर हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो इसमें कुछ फीचर्स हैं। अच्छा, इसमें मोस्ट कॉमन जो ग्रुप है वो बच्चे अफेक्ट होते हैं मोस्ट कॉमनली, जिसका पीक इंसिडेंस है 5 से 10 माह की उम्र के बच्चे, ठीक है। इडियोपैथिक कॉजेज भी केसेस भी होते हैं, यानी 90% इडियोपैथिक होता है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस उसमें वजह अननोन होती है। अच्छा, इसका ट्रिगर ये है कि इस पहले अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ होगा बच्चे को या गैस्ट्रोएंटेराइटिस, उसके बाद ये हो जाता है। पैथोजेनेसिस यूँ है कि जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ या अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो उस बच्चे के जो इंटेस्टाइन में जो पेयर पेचेस हैं उनका हाइपरप्लेजिया हो जाता है, जो हमारे लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं इन द टर्मिनल इलियम, तो उनका हाइपरप्लेजिया हुआ है, वो ही एक इनिशिएटिंग इवेंट की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। तो क्योंकि वायरल पैथोजन की वजह से या लॉस ऑफ मैटरनल इम्यूनिटी, तो इसमें हमेशा कोई ना कोई पैथोलॉजिकल लीड पॉइंट होता है, वो वाइवा में पूछा जाता है। एक्चुअली 2 साल की उम्र के बाद जो पैथोलॉजिकल लीड पॉइंट है वो एटलीस्ट 1/3 ऑफ द अफेक्टेड चिल्ड्रन में मिला है, जो कि या तो उसमें बच्चे में मिकल डायवर्टिकुलम होगा लीड पॉइंट, जिससे फिर वो इंट्यूससेप्शन हुआ है, टेलीस्कोपिंग हुई है, या तो मिकल डायवर्टिकुलम, या तो पॉलिप होगा, या डुप्लीकेशन, या लाइपोमा, ट्यूमर, या अपेंडिक्स, ठीक है। एडल्ट में ज़्यादातर ये हैं और बाकी बच्चों में मिकल डायवर्टिकुलम। कॉज इडियोपैथिक मोस्ट कॉमन बच्चों में इलियोकोलिक इंट्यूससेप्शन होती है, एडल्ट्स में जो है वो कोलोकोलिक होती है, ठीक है। अच्छा, एडल्ट्स में वैसे वेरी करती है, ये सारी वजूहत जो है पैथोलॉजिकल लीडमेंट बच्चों के हैं, यहाँ थोड़े से डिफरेंट लिखा है, बच्चों में ही मिकल डायवर्टिकुलम, पोलिप, डुप्लीकेशन या अपेंडिक्स आ जाता है। एडल्ट्स में जो है वो इंट्यूससेप्शन जो है इनवेरिएबली होगी एसोसिएटेड विथ ए लीड पॉइंट। उस एडल्ट्स में लीड पॉइंट में ट्यूमर, पोलिप हो सकता है, प्यूट्स जैगर सिंड्रोम, सब म्यूकोजल लाइपोमा या मैलिग्नेंसी। अच्छा, एक होती है ट्रांजिएंट इंट्यूससेप्शन, एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें ट्रांजिएंट इंट्यूससेप्शन जो है यंगर पेशेंट में रिकॉग्नाइज होती है। तो उसमें इमेजिंग हम करते हैं, सीटी स्कैन, कैप्सूल एंडोस्कोपी, इंटेरोस्कोपी, ताकि हम इंट्राल्यूमिनल डिजीज़ को एक्सक्लूड करें। अच्छा,
अब आ जाए इसके कंपोनेंट में। इंटूससेप्शन का जो मास होता है उसके 3 कंसेंट्रिक ट्यूब होती हैं, याद रखें। एक होता है इंटूससेप्टम। इंटूससेप्टम जो है ना एंटरिंग या इनर ट्यूब होती है जो टेलीस्कोप करेगी इनटू द सेगमेंट, ठीक है। तो इंटूससेप्टम उसको हम कहते हैं। द रिटर्निंग या मिडल ट्यूब जो एंटर कर रही है ना, इनर ट्यूब, एंटरिंग या इनर ट्यूब होती है, ठीक है, जो टेलीस्कोप करेगी सेगमेंट में, उसको इंटूससेप्टम कहेंगे। जो रिटर्निंग या मिडल ट्यूब होती है एक सेगमेंट इमीडिएटली सराउंडिंग द इनर ट्यूब। और तीसरा होता है इंटूससेपियन। इंटूससेपियन जो है वो शीथ है, आउटर ट्यूब, जिसमें इंटूससेप्टम पड़ा हुआ है, जिसमें इन्वेजिनेटेड सेगमेंट आएगा। और इंटूससेप्शन जो है इस उसी के ही ये पार्ट्स हैं, एंटरिंग या इनर ट्यूब। इट इज़ अ मास एंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। एक इसमें एपेक्स है, पार्ट दैट एडवांसेस इज द एपेक्स एंड द इंटायर मास इज द इंटूससेप्शन। और नेक है जंक्शन वेयर द एंटरिंग लेयर मीट्स द मास। इसकी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी तो आपको ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पे ये पिक्चर देखें, ये स्मॉल बावल इंटूससेप्शन दिखाया गया है, ठीक है, शोइंग द कंपोनेंट इंटूससेप्टम। ये आपको जो पर्पल एरो नज़र आ रहा है ये एक्चुअली इंटूससेप्टम है, ठीक है। इंटूससेपियन जो है ये वाला इंटूससेपियन है, पूरे को हम कह रहे हैं। अच्छा, इंटूससेपियन जो है ना ये है जो लीड पॉइंट है, ठीक है। और मिडल ट्यूब रेड कलर की, रेड एरो, ये जो रेड एरो है ये मिडल ट्यूब है। अच्छा, इस फिगर को देखें, बी फिगर को, यहाँ पे इसने ज़्यादा इजी सिखाया है कि एक होता है इंटूससेपियन, ठीक है, ये है इंटूससेपियन। ये शीथ है या आउटर ट्यूब है जिसके अंदर इंटूससेप्टम जा रहा है, ठीक है। ये इंटूससेप्टम है, उसके अंदर जा रहा है, किसके, इंटूससेपियन के जा रहा है। और इस सब को हम इंटूससेप्शन कहेंगे। इंटूससेप्शन इज़ द एंटरिंग या इनर ट्यूब। It is a mass and consists of 2 parts, apex and neck. Apex is a part of the intussusception जो advance करेगा। neck is the junction of the entering layer with the mass, junction of the entering layer with the mass, ठीक है, वो neck हो गया। तो इंटूससेप्शन का एपेक्स और नेक होगा। इंटूससेपियन आउटर शीथ होगी जिसमें इंटूससेप्टम में, इंटूससेप्टम मिडल रिटर्निंग ट्यूब है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे हमारे पास जो है इंटूससेप्शन के, याद रखिए कि ये टाइप्स मैंने आपको बताई ना। इलियोकोलिक 77% होता है बच्चों में, कि इलियम जो है वो इन्वेजिनेट करेगा इलियोसिकल वाल्व के थ्रू कॉलन के अंदर, जबकि बड़ों में कोलोकोलिक होता है। बड़ों में इलियल भी होता है 5%। अच्छा, वैसे बड़ों में ज़्यादातर कोलोकोलिक है, मोर कॉमन। बच्चों में इलियल भी होता है, इलियोकोलिक भी होता है, ठीक है, लेकिन इलियोकोलिक ज़्यादा है। अब इसमें आप आ जाएं कि इस्कीमिया का रिस्क जो है डिपेंड करता है टाइटनेस ऑफ इन्वेजिनेशन पे, जो ग्रेटेस्ट होगी एज अ मास पास थ्रू द इलियोसिकल वाल। अच्छा, देन क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास हैं कि बच्चा जो है वो स्क्रीमिंग एंड ड्राइंग अप ऑफ द लेग के साथ प्रेजेंट करेगा, जो कि प्रीवियसली वेल मेल इन्फेंट होगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक होगा, लेकिन अचानक से उसका इतना ज़्यादा चिल्ला रहा है, अपनी टांगें उसने ऊपर की हुई हैं, दर्द की वजह से वॉमिटिंग होगी। स्टूल उसका शुरू में तो नॉर्मली होगा, लेकिन बाद में रेड करंट जेली स्टूल हमें मिलता है, उसमें ब्लड और म्यूकस होगा। एब्डोमेन शुरू में डिस्टेंडेड नहीं होता। अच्छा, इसमें हमें साइन ऑफ डांस मिलता है, याद रखें ये जो साइन ऑफ डांस है कि फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस इन द राइट इलियक फोसा, ठीक है, राइट इलियक फोसा में जो एम्प्टीनेस फील हो रही है। अच्छा, इसके अलावा सॉसेज शेप्ड लंप या कनकेविटी जो है टूवर्ड द अम्बिलाइकस दैट हार्डन ऑन पाल्पेशन, एक बिल्कुल सॉसेज की तरह एक जो है फील होगा जब पाल्पेट करेंगे, और पाल्पेशन पे वो सख्त हो जाएगा, हार्डनेस महसूस होगी। सॉसेज शेप्ड लंप या कनकेविटी विथ टूवर्ड द अम्बिलाइकस। इसके अलावा ब्लड स्टेन्ड म्यूकस हमें बच्चे के रेक्टल एग्जामिनेशन पे महसूस होगा, ब्लड स्टेन्ड म्यूकस, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या बनता है, ये एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी हो सकता है, ये हेनोच शॉनलन परप्यूरा हो सकता है, या ये रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है, ठीक है, ठीक है। सॉसेज शेप लंप कनकेविटी। इसके अलावा इंटूससेप्शन में ब्लड स्टेन म्यूकस रेक्टल एग्जामिनेशन पे डिफरेंशियल भी हमने देख लिया, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, हेनोच शॉनलन परप्यूरा या रेक्टल प्रोलैप्स। ये फिगर भी है, ये याद रखिए कि जो आउटर कवरिंग है इसको, ये जो बाहर बनी हुई है
ए, इसको हम कहते हैं इंटूसेसिपियन, जो अंदर मिड लाइन जा रहा है वो है इंटूसेप्टम, ठीक है, बी, और ये पूरे को जो हम कह रहे हैं इंटूसेप्शन, ठीक हो गया, सी। अच्छा, अब इसमें जो इन्वेस्टिगेशन हमने करवानी होती है, इसमें प्लेन एब्डोमिनल एक्सरे करवाते हैं, उसमें हमें एविडेंस मिलता है स्मॉल या लार्ज बाउल की ऑब्स्ट्रक्शन का। और सीकल गैस शेडो हमें जो है ना, इलियोकोलिक केस अगर है, इलियोकोलिक ऑब्स्ट्रक्शन, तो उसमें हमें सीकल गैस शेडो नज़र नहीं आएगा एक्सरे पे, बाकी हमें स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी एक्सरे पे। दूसरा, हम इसमें इन्वेस्टिगेशन में याद रखें बेरियम इनेमा करवाते हैं, तो उसमें स्मॉल बाउल इंट्रोसेप्शन जो है वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं होती, ठीक है। क्लॉ साइन जो है वो इलियोकोलिक इंटरसेप्शन में मिलता है, ये बना भी हुआ है क्लॉ साइन इलियोकोलिक में। और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड या सीटी भी जो है सेंसिटिविटी ज़्यादा रखता है चिल्ड्रन में। अल्ट्रासाउंड पे डोनट अपीयरेंस मिलती है, कंसेंट्रिक रिंग्स मिलेंगी इन द ट्रांसफर सेक्शन, ठीक है। अच्छा, एक और मैंने आपको इसमें बताया था कि हम इसमें करवाते हैं, एक तो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड हो गया जिसकी हाई डायग्नोस्टिक सेंसिटिविटी बच्चों में, उसमें कैरेक्टरिस्टिक डोनट या टारगेट अपीयरेंस कंसेंट्रिक रिंग्स नज़र आएंगी इन द ट्रांसफर सेक्शन। दूसरा, आप सीटी करवाते हैं, सीटी ज़्यादा सेंसिटिव है, याद रखें, उसमें टारगेट या सॉसेज शेप्ड सॉफ्ट टिश्यू मास मिलेगा, टारगेट शेप या सॉफ्ट सॉसेज शेप, और लेयरिंग इफेक्ट होगा विजिबल विथ मेसेंट्रिक वेसल्स विद इन द लूमेन। प्लेन रेडियोग्राफ पे सीकल गैस शेडो एब्सेंट है और सॉफ्ट टिश्यू ओपेसिटी एंड एविडेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, ठीक है, दैट्स इट। तो अब ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट जो है नॉन ऑपरेटिव रिडक्शन हमने करनी होती है। बच्चों में याद रखें, इडियोपैथिक में हम रेडियोलॉजिकल रिडक्शन करते हैं एयर या बेरियम इनेमा की मदद से। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है मोस्ट पीडियाट्रिक केसेस में, जब तक के कोई साइन ऑफ पेरिटोनाइटिस या शॉक ना हो। एडल्ट्स में जो है अक्यूटली, हम जो है एडल्ट्स जो कि अक्यूटली प्रेजेंट करते हैं तो उनको सर्जरी करनी होगी, क्योंकि ये कंडीशन ऑलमोस्ट ऑलवेज सेकेंडरी किसी पैथोलॉजी की होगी, किसी लीड पॉइंट के, उस लीड पॉइंट को हमें रिमूव करना है। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड केसेस में अगर बॉवल इरिड्यूसिबल है या इस्कीमिक हो गया है तो उसमें सर्जिकल डिसेक्शन इज़ मैंडेटरी, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में नॉन ऑपरेटिव रिडक्शन करनी है। नॉन ऑपरेटिव रेडियोलॉजिकल में एयर या बेरियम 70% ऑफ इंटरसेप्शन कैन बी रिड्यूस नॉन ऑपरेटिवली, रिकरेंस इज 10%। नॉन ऑपरेटिव तब नहीं करेंगे जब पेरिटोनाइटिस हो, परफोरेशन, शॉक या पैथोलॉजिकल लीड पॉइंट मौजूद हो, क्योंकि उसको रिमूव करना होता है। सर्जिकल हम तब करते हैं जब रेडियोलॉजिकल फेल हो जाए या कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो, उसमें हम ट्रांसवर्स राइट साइडेड एब्डोमिनल इंसिजन देंगे, ठीक है, ट्रांसवर्स राइट साइडेड एब्डोमिनल इंसिजन जेंटली कंप्रेस करेंगे। याद रखिए, कभी भी हमने उसको निकालना नहीं, इसको कंप्रेस करना है, जेंटली कंप्रेस करना है मोस्ट डिस्टल पार्ट ऑफ इंटरसेप्शन को टुवर्ड द ओरिजिन, ठीक है, कंप्रेसिंग याद रखिए। लास्ट पार्ट ऑफ रिडक्शन इज़ मोस्ट डिफिकल्ट। रिडक्शन के बाद बावल की वायबिलिटी चेक की, अगर नॉन वायबल है तो उसको रिसेक्ट कर देंगे और प्राइमरी एनास्टोमोसिस कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद अगला टॉपिक है वॉल्वुलस। वॉल्वुलस आपको पता है कि ट्विस्टिंग या एक्सियल रोटेशन हो जाए पोर्शन ऑफ द बावल का ऑन इट्स मेसेंट्री, ट्विस्टिंग या एक्सियल रोटेशन ऑफ अ बावल अबाउट इट्स मेसेंट्री इज कॉल्ड वॉल्वुलस, ठीक है। तो इसमें याद रखिए, एक होता है, अच्छा, इसमें वॉल्वुलस में जो है ना पैथोफिजियोलॉजी यूँ है कि टॉर्जन होती है मोर देन 180 डिग्री पे, तो वो सफिशेंट होती है कि वो बॉल के लूमेन को ऑब्स्ट्रक्ट करे। लेकिन मोर देन 360 अगर होगी तो उसमें वास्कुलर ओक्लूजन होती है, मेसेंट्री की इस्कीमिया हो जाता है, ठीक है। तो मैकेनिकल ट्विस्टिंग पहले क्या करेगी, थिन वॉल्ड मेसेंट्रिक वेन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, आउटफ्लो इम्पेयर होगा, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन से थ्रोम्बोसिस होगी, ठीक है, और इस्कीमिया होगी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ हाई इंट्राल्यूमिनल प्रेशर, क्योंकि बैक्टीरिया फर्मेंटेशन डिस्टेंशन हो रही है, और कॉम्प्रोमाइज्ड वेसल जो है वो साथ में बावल वाल नेक्रोसिस करवा देगी और परफोरेशन करवा दी, ठीक है। अब आ जाए टाइप्स ऑफ द वॉल्वुलस पे, सॉरी ये गंदा हो गया मेरा बुक। अच्छा, टाइप्स और वॉल्वुला को हम क्लासीफाई करते हैं, प्राइमरी यानी कंजेनिटल वॉल्वुलस होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है। प्राइमरी याद रखें, कोई डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी होती है या एबनॉर्मल अटैचमेंट होता है, जैसे इसको एक आता है वॉल्वुलस नियोनेट्रम, वो इंटेस्टाइनल मेल रोटेशन की वजह से होता है। दूसरा होता है सीकल वॉल्वुलस, सिग्मॉइड वॉल्वुलस, तो ये प्राइमरी है। सेकेंडरी वॉल्वुलस जो है मोर कॉमन वैरायटी है, उसमें सेगमेंट ऑफ बॉवल एक किसी एक्वायर्ड स्ट्रक्चर के अराउंड ट्विस्ट करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक्वायर्ड एडेजन, कोई पिछली सर्जरी का एडेजन बना उसके अराउंड या स्टोमा के अराउंड, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं सीकल वॉल्वुलस। सीकल वॉल्वुलस में क्लॉकवाइज ट्विस्ट होता है, फीमेल में ज़्यादा कॉमन है, और ये क्लासिक फीचर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन के साथ प्रेजेंट करेगा। इसमें हमें पाल्पेबल और टिम्पेनिक स्वेलिंग मिलेगी मिड लाइन में या लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन पे, 25% लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन में या मिड लाइन में, क्लासिक पाल्पेबल टिम्पेनिक स्वेलिंग। बेरियम इनेमा जो है उसमें हमें सीकम में बेरियम नहीं मिलेगा, और एक बर्ड बीक डिफॉर्मिटी मिलती है, आपने याद रखना है, बर्ड बीक डिफॉर्मिटी हमें सीकल वॉल्वुलस में मिलेगी।
ट्रीटमेंट ये है कि अगर नॉन वायबल हो गया है, बिल्कुल वो इंटेस्टाइन ख़राब हो गया है, तो राइट हेमी कोलेक्टमी करेंगे। ठीक है, मोस्ट कॉमन सिनेरियो में यही किया जाता है, यही होता है। अगर वायबल है तो हम उसकी रिडक्शन करेंगे ऑफ टोर्जन एंड फिक्सेशन ऑफ द सीकम टू द राइट इलियक फोसा, यानी सीकोपैक्सी करेंगे। ठीक हो गया। अब आ जाए सिग्मोइड वॉल्वुलस पे। सिग्मोइड वॉल्वुलस में जो ट्विस्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन स्पॉन्टेनियस टाइप ऑफ वॉल्वुलस इन एडल्ट्स जो है वो ये सिग्मोइड वॉल्वुलस होता है। और इसमें जो है एसोसिएशन है कि साइकियाट्रिक पेशेंट्स में भी यही होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो यंग है न्यूरोलॉजिक डिसफंक्शन वालों में, लैक्सेटिव अब्यूज़ में, ठीक है, तो ये एक्यूटली प्रेजेंट करेगा यंग पीपल में, और एल्डरली में क्रोनिक फॉर्म होगा। इसमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन अर्ली होती है और प्रोग्रेसिव साइन होता है। ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन बढ़ती चली जाती है। सिग्मोइड वॉल्वुलस में वॉमिटिंग लेट होगी, कॉन्स्टिपेशन एब्सोल्यूट होगी। प्लेन रेडियोग्राफ में हमें डायलेटेड लूप ऑफ बाउल नज़र आएगा जो डायगनली अक्रॉस द एब्डोमेन रन करेगा फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, और उसमें 2 हमें फ्लूइड लेवल्स मिलते हैं, 1 विद इन द ईच लूप ऑफ बाउल। ठीक है, ट्रीटमेंट ये है, बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट हम कोलोनोस्कोपिक या सिग्मोइडोस्कोपिक डीकम्प्रेशन करते हैं। 80% केसेस में ये जो है वो सक्सेसफुल होती है, लेकिन 50% में रिकर कर सकती है। ठीक है, या तो हम पर एनम डीकम्प्रेशन करते हैं एंडोस्कोपिकली, अगर इस्कीमिया नहीं है तो सिग्मोइडोस्कोपिकली। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि यंग हेल्दी पेशेंट है तो सिग्मोइडेक्टमी कर दें, निकाल दें वो पोर्शन। एल्डरली पेशेंट है या जिसको कोमॉर्बिडिटी है तो उसमें सिग्मोइडेक्टमी करेंगे, या सिग्मोइड फिक्सेशन टू द प्री सैक्रल फेशिया, इसको कहते हैं सिग्मोइडोपैक्सी। ठीक है, सिग्मोइडोपैक्सी। अच्छा, ये पिक्चर है एब्डोमिनल एक्सरे, सिग्मोइड वॉल्वुलस आपको दिखाया गया है, ग्रोसली डायलेटेड और क्लोजली अपोज्ड लूप ऑफ द बावल विद द कन्वेक्स सुपीरियर मार्जिन। लूप ऑफ द बावल आर सेपरेटेड बाय सेंट्रल डबल वाल एंडिंग एट अ पॉइंट ऑफ ट्विस्ट, जो वाइट एरो की तरफ है। दैट इज़ अ कॉफ़ी बीन साइन इसमें हमें मिल रहा है। एयर फ्लूइड लेवल इन द ईच सेगमेंट ऑफ द डिस्टेंडेड बावल, जो ब्लैक एरो शो कर रहे हैं, एयर फ्लूइड लेवल। ठीक है, अच्छा, तो वॉल्वुलस सडन ऑनसेट का सीवियर पेन, अर्ली वॉमिटिंग, रैपिड डिटोरेटिंग क्लिनिकल कोर्स, और दैट्स इट। अच्छा, अब दूसरा है इसमें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की अगली वजह है एडेशंस। एडेशंस आपको पता है कि ये एडेशंस क्या है, ये एक्चुअली फाइब्रस बैंड्स होते हैं जो टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के दरमियान बन जाते हैं। ठीक है, फाइब्रस बैंड होते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है 40% केसेस में वो एडेशंस ही होते हैं। अच्छा, इसकी एडेशन बनने की भी कुछ वजह है। कॉमन कॉज है अगर कोई इस्कीमिक एरिया हो, जैसे कि अनास्टोमोसिस की साइट हो गई, वास्कुलर ओक्लूजन, ठीक है, तो इस्कीमिक एरिया वहाँ पे बनेगा। दूसरा कोई फॉरेन मटेरियल जैसे टैल्क, गॉज, सिल्क, ठीक है, तो उन फॉरेन मटेरियल की जगह पे एडेशन बनता है। इसके अलावा इन्फेक्शन में पेरिटोनाइटिस हुआ या टीबी हुआ तो वो एडेशन बनवाएगा। इन्फ्लामेशन में अगर क्रोहन डिजीज़ है तो उससे एडेशन बनेगी। अभी एडेशन को प्रिवेंट कैसे किया जाता है? गुड सर्जिकल टेक्निक के ज़रिए। दूसरा कि सर्जरी के दौरान बच्चे पर्सन में एडेशंस ना हो अगर हमारी सर्जिकल टेक्निक अच्छी होगी। दूसरा, अगर हम पेरिटोनियल कैविटी को सिलाइन के साथ वॉश करते हैं तो एडेशन नहीं होगी, एडुकेट वॉशिंग। मिनिमाइजिंग द कॉन्टैक्ट विद गॉज, ठीक है, गॉज का यूज़ कम से कम किया जाए। अनास्टोमोसिस को कवर करें एंड रा पेरिटोनियल जो सर्फेसिस हैं उसको कवर करने से भी जो है वो एडेशन नहीं होगी, और गॉज के साथ भी कम से कम कांटेक्ट करें। तो ये प्रिवेंशंस होती हैं। तो ट्रीटमेंट ये, अगर बन भी गई हैं एडेशंस तो कंजर्वेटिव, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो हमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करना होगा। एक तो आईवी रिहाइड्रेशन करेंगे, नेजोगैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट शुड नॉट बी प्रोलॉन्ग बियॉन्ड 72 आवर्स। ठीक है, एक तो हम आईवी रिहाइड्रेट करेंगे, उसको नेजोगैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन करेंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और 72 आवर्स से ज़्यादा टाइम तक अगर सिम्टम हो रहे हैं ऑब्स्ट्रक्शन तो हमें कंजर्वेटिव नहीं करना होता। सर्जिकल करेंगे, रिमूवल, हमने लेप्रोटोमी करनी है, और डिवीजन करेंगे ऑफ ओनली द पॉजिटिव एडेशन, जो करवा रही है ना ऑब्स्ट्रक्शन, सिर्फ उस वाली को, सारी एडेशन को नहीं करेंगे। एंड वो जिनमें सिवियर एंगुलेशन है जो दोबारा फिर ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकती है, उन एडेशन को सिर्फ हमने जो है डिवाइड करना होता है, लेप्रोटोमी करनी होती है। सारी को नहीं करेंगे वरना वो फर्दर एडेशन फॉर्मेशन करवाएंगी। लेप्रोस्कोपिक एडेजियोलाइसिस जो है वो क्रोनिक सब एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन में हम कंसीडर करते हैं, लेप्रोस्कोपिकली एडेजियोलाइसिस करनी होती है। रिकरेंट अगर किसी को बार बार इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है एडेशन की वजह से तो उसमें हम एडेजियोलाइसिस करते हैं। नोबल स्प्लिकेशन, चार्ल्स फिलिप स्प्लिकेशन और इंटेस्टाइनल इंट्यूबेशन। ठीक है, देखिए एडेजियोलाइसिस जो है उसको हम इंटेरोलाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें सर्जिकल डिवीजन या कटिंग करनी होती है फाइब्रस बैंड की, एडेशंस की,
ठीक है। नोबल एप्लीकेशन जो टेक्निक है, इसमें हमें रिकरेंस ऑफ द स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन को प्रिवेंट करना होता है बाय एडेजन। कैसे? हम एडेजियोलाइसिस के बाद हमने जो एडजेसेंट लूप होते हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन को, वो आपस में हम सूचर कर देंगे, प्लिकेट कर देंगे अलॉन्ग द एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर। ठीक है। तो उसमें हमारा गोल यही है कि हम बावल के लूप्स को ऑर्डरली फिक्स कर रहे हैं अकॉर्डिंग द अरेंजमेंट। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि लूप स्लिप नहीं होंगे, ट्विस्ट नहीं होंगे और शार्प किंग्स नहीं बनाएंगे और ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी। ठीक है। तो आजकल वैसे ये रेयरली परफॉर्म किया जाता है क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन का रिस्क होता है, बावल वाल इंजरी वगैरह का। दूसरा चाइल्ड्स फिलिप एप्लीकेशन है। ठीक है। ट्रांस मेसेंट्रिक एप्लीकेशन है, और इसमें यह है कि बावल स्मॉल बावल को प्लीट किया जाता है और सिक्योर किया जाता है बाय सूचरिंग द मेसेंट्री एडजेसेंट टू द बावल लूप रादर देन सूचरिंग द बावल वाल इटसेल्फ। यानी इसमें हमारा गोल ये है कि हम मेसेंट्री को फिक्स कर रहे हैं इन परमानेंट प्लीटेड कन्फिगरेशन। उससे ये फ़ायदा होगा कि स्मॉल बावल लूप स्टेबलाइज हो जाएंगे और रोटेशन या किंकिंग नहीं होगी और रिकरेंट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी। ठीक है। और लास्ट है इंटेस्टाइनल इंट्यूबेशन। इंटेस्टाइनल इंट्यूबेशन टेक्निक जो है वो ड्यूरिंग या आफ्टर एडेजियोलाइसिस करनी होती है ताकि रिकरेंस ना हो या फिर टू डीकम्प्रेस अ वेरी डायलेटेड स्मॉल बावल। तो इसमें एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब यानी बेकर ट्यूब या इसी तरह की लॉन्ग इंटेस्टाइनल ट्यूब हम इंसर्ट करते हैं थ्रू द स्मॉल इंसिजन इन द स्मॉल बावल वाल, और उसको नीचे की तरफ थ्रेड डाउन करेंगे अलॉन्ग द इंटायर लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है। तो उसमें हमारा ये गोल है कि हम ट्यूब एक स्प्लिंट की तरह एक्ट करेगी, बावल को एक जगह पे रखेगी होल्ड करके स्ट्रेट वाइल हीलिंग अकर, और किंकिंग नहीं होगी, ट्विस्टिंग नहीं होगी। ठीक है। और ये कंटिन्यूस जेंटल सक्शन भी हम कर सकते हैं और स्मॉल बावल को डिकम्प्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है। अब ये हो गई एडेजन्स। एक और रीज़न थी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की इंटरनल हर्निया। याद रखिए इंटरनल हर्निया एक्चुअली हर्निएशन ऑफ बावल हो, डेफिनेशन भी वाइवा में पूछी जा सकती है। इट इज़ अ हर्निएशन ऑफ बावल थ्रू द मेसेंट्रिक डिफेक्ट या नॉर्मल एनाटॉमिक ओपनिंग। ठीक है। मेसेंट्रिक डिफेक्ट्स के थ्रू या नॉर्मल जो एनाटॉमिक ओपनिंग्स हैं उनके थ्रू जब जो है हर्निएशन हो बावल की मेसेंट्रिक डिफेक्ट से या नॉर्मल एनाटॉमिक ओपनिंग से, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल हर्निया। अब उसमें टाइप्स आती हैं। एक तो वो हर्निया फोरामेन ऑफ विंसलो के थ्रू हो सकती है, या फिर वो पैराडुओडेनल होगी। पैराडुओडेनल याद रखिए, लेफ्ट पैराडुओडेनल और राइट पैराडुओडेनोजेजिनल फोसा के थ्रू होती है। ठीक है। इसके अलावा ट्रांस मेसेंट्रिक हो सकती है, यानी मेसेंट्री में डिफेक्ट हो। ट्रांस मीजोकोलन यानी ट्रांसवर्स मीजोकोलन में डिफेक्ट हो। पेरीसिकल, पेरी अपेंडिसियल एक्वायर्ड भी हो सकती है, पोस्ट सर्जिकल या पोस्ट ट्रॉमेटिक। तो इंटरनल हर्निया आपसे टाइप्स पूछे जा सकते हैं, फोरामेन ऑफ विंसलो, पैराडुओडेनल, ट्रांस मेसेंट्रिक, ट्रांस मीजोकोलन, पेरीसिकल या एक्वायर्ड। अच्छा, इस इंटरनल हर्निया जो ऑब्स्ट्रक्शन करवाएं तो उसको कैसे ट्रीट करें? उसमें हमने लेप्रोटोमी करनी है और उस कॉन्स्ट्रिक्टिंग बैंड को डिवाइड करना होता है। डिवीजन ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्टिंग बैंड शुड नॉट बी परफॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केसेस। कौन से केसेस? क्योंकि इनमें मेजर वेसल्स होती हैं एज ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग पे, तो उसका खतरा होता है। ठीक है। इसलिए इनमें हम नहीं करेंगे। तो फोरामेन ऑफ विंसलो में नहीं करेंगे डिवीजन, ट्रांस मेसेंट्रिक, लेफ्ट पैराडुओडेनल फोसा और राइट डुओडेनोजेजिनल फोसा। ठीक है। इसमें राइट डुओडेनोजेजिनल फोसा में नहीं करेंगे हम डिवीजन। ठीक है। लेफ्ट पैराडुओडेनल फोसा में फोरामेन ऑफ विंसलो और ट्रांस मेसेंट्रिक। ठीक है। इनमें हम डिवीजन नहीं कर सकते ड्यू टू द इनकी जो वेसल्स होती हैं, मेजर वेसल, वो कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग के एज पर होती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है गाल स्टोन इलियस। अच्छा, गाल स्टोन इलियस इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो गाल स्टोन्स की वजह से हो, जो कि गाल ब्लेडर लूमन को इरोड करें इनटू द सेकंड पोर्शन ऑफ द डुओडेनम, तो एक कोली डुओडेनल फिस्टुला बन जाता है। ठीक है। तो ये स्टोन एक्चुअली इलियम से ही आता है, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द इलियोसिकल वॉल, ये इलियम में ही होता है। ठीक है। असल में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन गाल स्टोन से हुई है कि गाल ब्लेडर को इरोड करके वो स्टोन गाल ब्लेडर से निकल के सेकंड पोर्शन ऑफ डुओडेनम में आ जाता है और कोली डुओडेनल फिस्टुला बन जाता है। तो ये इलियम से 60 सेंटीमीटर होता है, इलियम के अंदर होता है, लेकिन इलियोसिकल वाल से 60 सेंटीमीटर होता है। डायग्नोसिस हम इसके ऐसे बनाते हैं कि ये रिकरेंट रिकरेंट स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन करवाएगा फ्रॉम द बाल वाल्व इफेक्ट। इसमें हमें रेगुलर ट्रायड मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। रेगुलर ट्रायड में होता है स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन, न्यूमोबिलिया यानी बिलियरी ट्री में हमें एयर मिलेगी, और एबनॉर्मल मिनरल शेडो हमें एब्डोमिनल एक्सरे पे मिलेगा। ठीक है। तो इसमें इसको कहते हैं रेगुलर ट्रायड, स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन, न्यूमोबिलिया और एबनॉर्मल मिनरल शेडो और एब्डोमिनल एक्सरे। ट्रीटमेंट है, हम लेप्रोटोमी करते हैं, ओपन बावल सेगमेंट, इंटेरोटोमी, और स्टोन को हमें रिमूव करना होगा। गाल ब्लेडर एंड डुओडेनल फिस्टुला, अगर पेशेंट सिक है और हाई रिस्क है तो हम फिस्टुला को छोड़ देंगे,
और गाल ब्लैडर को। लेकिन अगर पेशेंट सिक नहीं है और हाई रिस्क पे है तो हमें उसमें कोलेसिस्टेक्टमी करनी होगी और डोडेनम को क्लोज़ करना होगा। ठीक है, तो यही इसमें ट्रीटमेंट है। यहाँ पे हमारी जो है डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन डिटेल में कंप्लीट हुई। नेक्स्ट आता है ए डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें हमारे पास पैरालाइटिक इलियस एंड सूडो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है ए डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन। ए डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन में हमारे पास पैरालाइटिक इलियस और सूडो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते हैं। ठीक है, पैरालाइटिक इलियस क्या है? एक्चुअली ये एक नॉन मैकेनिकल बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि फेलियर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पेरिस्टाल्टिक वेव्स की वजह से होता है, सेकेंडरी टू द न्यूरोमस्कुलर फेलियर। ठीक है, जो पेरिस्टाल्टिक वेव्स हैं उनकी ट्रांसमिशन नहीं हो पाती, फेलियर हो जाता है न्यूरोमस्कुलर फेलियर के सेकेंडरीली। ठीक है, इसमें कोई भी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती। ठीक है, सिर्फ जो पेरिस्टाल्टिक वेव्स हैं वो किसी न्यूरोमस्कुलर फेलियर की वजह से, अदर देन जो जीआईटी आप कहोगे, अदर देन जीआईटी कोई और कॉज है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड की सेक्शनिंग हो गई है या कोई भी अदर कॉज है अदर देन द जीआईटी जिसकी वजह से ब्रेन का कोई इशू है, पेरिस्टालसिस नहीं हो रही। ठीक है, तो जीआईटी में कोई इशू नहीं है तो उसको हम कहते हैं ए डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन। कोई भी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो उसमें कॉजेज डिफरेंट है, या तो पोस्ट ऑपरेटिव होता है ये, या इंट्रा एब्डोमिनल सेप्सिस की वजह से। ठीक है, इसी तरह या फिर ये जो है मेटाबॉलिक में अगर यूरीमिया हो, यूरीमिया की वजह से होगा। हाइपोकेलीमिया, ये मेटाबॉलिक कॉजेज है। ठीक है, हाइपोकेलीमिया, यूरीमिया। रिफ्लक्स इलियस यानी जैसे कि फ्रैक्चर हो गया स्पाइन का या फ्रैक्चर रिब्स का या रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज हुआ, एप्लीकेशन ऑफ द प्लास्टर जैकेट, तो इनमें रिफ्लेक्स इलियस होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्लिनिकल फीचर्स। तो पैरालाइटिक इलियस जो है वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में आता है इफ़ 72 आवर्स आफ्टर द लेप्रोटोमी देयर हैज़ बीन नो रिटर्न ऑफ द बावल साउंड ऑन द अस्कल्टेशन। 72 घंटे हो गए हैं सर्जरी को, एब्डोमिनल सर्जरी को, और बावल साउंड अस्कल्टेशन में वापस ही नहीं आई। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि देयर हैज़ बीन नो पैसेज ऑफ फ्लैटस, गैस पास नहीं हुई। पेन इज़ नॉट अ फीचर, इसमें पेन नहीं होता। ठीक है, पैरालाइटिक इलियस में फ्लैटस पास नहीं होता या बावल साउंड्स नहीं मिलती, या एब्डोमिनल रेडियोग्राफ पे गैस फिल्ड लूप ऑफ द इंटेस्टाइन नज़र आ रहे हैं विद मल्टीपल फ्लूइड लेवल इन्वॉल्विंग द स्मॉल एंड लार्ज बावल। ठीक है, तो अब इसमें हमने मैनेजमेंट किस तरह करनी है? जो प्राइमरी कॉज है उसको हमें मस्ट रिमूव करना होगा, नेजो गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन करनी होगी, इंट्रावीनस रीहाइड्रेशन, प्रोकाइनेटिक मेडिकेशंस जो है वो कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, प्राइमरी कॉज है उसको रिमूव करना होगा, नेजोगैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन, इंट्रावेनस रीहाइड्रेशन, प्रोकाइनेटिक मेडिकेशंस का यूज़ इसमें कंट्रोवर्शियल है। बेस्ट स्टेप फॉर प्रोलॉन्ग पैरालाइटिक इलियस होता है कि हम सीटी एब्डोमेन और पेल्विस करें। उसमें हमें जो है कोई भी ट्रीटेबल कॉज, जैसे अगर मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है और इंट्रा एब्डोमिनल अगर एब्सेस है तो वो हमें डिमोन्स्ट्रेट हो जाएगी। तो हम प्रोलॉन्ग अगर पैरालाइटिक इलियस है तो उसमें सीटी एब्डोमेन एंड पेल्विस करवाना होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएं पैरालाइटिक इलियस के बाद दूसरी टाइप की ए डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन है सूडो ऑब्स्ट्रक्शन। सूडो ऑब्स्ट्रक्शन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्लिनिकल पिक्चर जो है मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की तरह होती है, लेकिन उसमें कोई मैकेनिकल कॉज नहीं होगा या अक्यूट इंट्रा एब्डोमिनल डिजीज़ नहीं होगी। ठीक है, ना ही कोई मैकेनिकल कॉज है या कोई अक्यूट इंट्रा एब्डोमिनल डिजीज़। तो इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं, या तो ये इडियोपैथिक होगी, सूडो ऑब्स्ट्रक्शन जो है इडियोपैथिकली हुई है, डायबिटीज़ में इंटरमिटेंट पोरफायरिया की वजह से, अक्यूट हाइपोकेलीमिया में भी होती है सूडो ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, यानी ऑब्स्ट्रक्शन कोई भी नहीं है, कोई भी मैकेनिकल कॉज नहीं है, ना ही कोई अक्यूट इंट्रा एब्डोमिनल डिजीज़ है। ठीक है, अक्यूट हाइपोकेलीमिया की वजह से हुआ, यूरीमिया की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगी, मिक्सिडीमा की वजह से, सिवियर ट्रॉमा की वजह से, शॉक में जैसे बर्न का शॉक हुआ या मायोकार्डियल इन्फेक्शन या स्ट्रोक की वजह से। इसी तरह ड्रग्स में जो है आपने याद रखना है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, फिनोथायाजीन, लेक्सेटिव्स। ठीक है, इसके अलावा रेट्रोपेरिटोनियल इरिटेशन की वजह से, जैसे ब्लड अगर करवा रहा हो, इंजाइम्स पैनक्रियाटाइटिस करवाएं या ट्यूमर, तो ये रेट्रोपेरिटोनियल इरिटेशन भी जो है वो सूडो ऑब्स्ट्रक्शन करवाएगी। अब इसमें जो साइट है और उसका ट्रीटमेंट देखिए, अगर मोस्ट कॉमन जो साइट सूडो ऑब्स्ट्रक्शन की होती है वो कॉलन होती है। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन भी है। अच्छा, इसमें ओलिगवीज सिंड्रोम होता है, ओगिलवीज सिंड्रोम, अक्यूट कोलोनिक सूडो ऑब्स्ट्रक्शन को हम कहते हैं ओगिलवीज सिंड्रोम। ठीक है, ओगिलवीज। और जो इसमें प्रोग्रेसिव कॉलन की डिस्टेंशन अगर होगी तो वो आगे जाके परफोरेशन करवाएगी। इट कैन प्री डिस्पोज टू परफोरेशन अगर इसमें कॉलन जो है वो डिस्टेंड हो गया। तो ट्रीटमेंट हमारा इसमें यही होता है कि हमने अंडरलाइंग कॉज को करेक्ट करना है,
पेशेंट में जो है फ्लूइड बैलेंस करना होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स को करेक्ट करना है, स्पेशली पोटेशियम को। प्रोग्रेसिवली अगर कॉलन की डिस्टेंशन होगी तो वो परफोरेशन करवाएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट यही है कि हमने अंडरलाइन कॉज को ट्रीट किया, फ्लूइड बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट स्पेशली पोटेशियम को हमने करेक्ट किया। कोई भी अगर पोटेंशियल मेडिकेशन जैसे मॉर्फिन वगैरह की वजह से हुआ है तो उसको डिसकंटिन्यू करेंगे। मेडिकेशंस देंगे कौन सी, नियोस्टिग्मीन, मेटोक्लोप्रोमाइड, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। ये प्रोकाइनेटिक एंटीबायोटिक और नियोस्टिग्मीन देंगे हम, जो है मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। कॉलन डायलेशन मोर देन 10 सेंटीमीटर, अगर बहुत ज़्यादा डायलेट हो गया 10 से ज़्यादा तो उसमें इनिशियल मैनेजमेंट होती है एंडो कोलोनोस्कोपिक डीकम्प्रेशन। अगर कोलोनोस्कोपी फेल हो जाती है तो फिर हम सीकोस्टोमी करते हैं, सीकोस्टोमी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं कि अगला टॉपिक है मेसेंट्रिक इस्कीमिया। मेसेंट्रिक इस्कीमिया होता है कि जब मेसेंट्रिक वेसल्स की जो है ओक्लूजन हो जाए, उस इंटेस्टाइनल इस्कीमिया, ऐसी इंटेस्टाइनल इस्कीमिया जिसमें मेसेंट्रिक वेसल्स ओक्लूड हो जाएं, तो ये मेसेंट्रिक आर्टरीज और वेन्स को जो है इन्वॉल्व करता है। मोस्ट कॉमन जो इसमें अफेक्टेड आर्टरी है वो है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और वेन जो है वो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। तो इसमें ये रिजल्ट करता है फ्रॉम द एम्बोलाइजेशन या थ्रोम्बोलाइसिस ऑफ द मेसेंट्रिक वेसल, ठीक है। या तो एम्बोलाइजेशन हो जाती है या थ्रोम्बोलाइसिस हो जाती है मेसेंट्रिक वेसल्स की। इसमें इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स हैं, याद रखें वो क्लिनिकली साइलेंट होते हैं बिकॉज ऑफ द बेटर कोलेटरल सर्कुलेशन। बेटर कोलेटरल सर्कुलेशन की वजह से जो इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स हैं वो क्लिनिकली साइलेंट होती हैं, उनमें कोलेटरल अच्छा होता है। अगर हो भी गई है ब्लॉक तो कोलेटरल की वजह से सिम्टम नहीं होंगे। सबसे पहले सुपीरियर मेसेंट्रिक एम्बोलिज्म देखें। अगर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की एम्बोलाइजेशन होती है तो ये मोस्ट कॉमन कॉज बनता है अक्यूट मेसेंट्रिक इस्कीमिया का, मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है। तो एम्बोलाइजेशन यूजुअली ओरिजिन ऑफ द मिडल कोलिक आर्टरी को इन्वॉल्व करता है। और ये एम्बोला आया कहाँ से, ये तो लेफ्ट एट्रियम से आएगा, एट्रियल फिब्रिलेशन में, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है, ठीक है। या ये म्यूरल मायोकार्डियल इन्फाक्शन से आ सकता है, एओर्टिक एन्यूरिज्म के प्लैक से, माइट्रल वाल्व की वेजिटेशन हो सकती है एसोसिएटेड विद द एंडोकार्डाइटिस। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी थ्रोम्बोसिस है, अब वो था एम्बोलस, अब थ्रोम्बोसिस देखिए। थ्रोम्बोसिस यूजुअली जो है और इन्वॉल्व करती है ओरिजिन ऑफ द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। Thrombosis of the superior mesenteric artery is associated with atherosclerosis या फिर vasculitis and hypercoagulable state। अच्छा, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी थ्रोम्बोसिस जो है ना यूजुअली ओरिजिन ऑफ द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी को इन्वॉल्व करेगा, जहाँ से वो ओरिजिनेट होती है। और ये थ्रोम्बोसिस जो है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की जो है या तो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है या वास्कुलाइटिस एंड हाइपरकोएगुबल स्टेट। अब सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन थ्रोम्बोसिस पे आ जाए तो थ्रोम्बोसिस सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन की जो है ये हाइपरकोएगुबल स्टेट की वजह से होता है। फैक्टर 5 लेडन, ठीक है, ये रीज़न है। पोर्टल हाइपरटेंशन में होता है, पोर्टल पाइमिया, सिकल सेल डिजीज़, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। अब इसमें क्लिनिकल फीचर ये होता है कि सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो एम्बोलिज्म है आर्टरी का, उसमें ना पेशेंट को अक्यूट ऑनसेट का एब्डोमिनल पेन होगा, और पेन जो है आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू फिजिकल फाइंडिंग होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का। अच्छा, इसके लेट फाइंडिंग्स हैं कि पेरिटोनियल साइंस भी होंगे और हेमेटोकीजिया यानी फ्रेश ब्लड आएगा स्टूल में, हेमेटोकीजिया। इसमें एसोसिएटेड कुछ रिस्क फैक्टर हैं कि पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन होगी, एंडोकार्डाइटिस, रीसेंट मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ठीक है, ये इसमें एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर है। उसके बाद आ जाए सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की थ्रोम्बोसिस, ये हो गए, ये था एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म जो है एट्रियल फिब्रिलेशन, एंडोकार्डाइटिस, इनमें हमें मिलता है। हेमेटोकीजिया, पेरिटोनियल साइन, लेट फाइंडिंग्स हैं, एक्यूट ऑनसेट एब्डोमिनल पेन, उसमें होगा पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू फिजिकल फाइंडिंग। लेकिन अगर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का थ्रोम्बस देखें, आर्टरी का ही थ्रोम्बस अगर देखें, वो एम्बोलिज्म था, अब थ्रोम्बस में ना क्रोनिक और अक्यूट ऑन क्रोनिक एब्डोमिनल पेन होगा, पेशेंट को वेट लॉस होगा और फियर ऑफ फूड, खाना खाने से डर लगेगा, ठीक है। अच्छा, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन की जो थ्रोम्बोसिस है, वेन थ्रोम्बोसिस में क्रैम्पी, याद रखिएगा, क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन और ब्लडी डायरिया, ठीक है, ब्लडी डायरिया। इसमें जो एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर हैं वो है वास्कुलाइटिस, हाइपरकोएगुबल स्टेट, पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है। अब आ जाए इन्वेस्टिगेशंस पे। अब इन्वेस्टिगेशंस जो हम करवाएंगे इसमें पेशेंट में वो है सीबीसी में हमें न्यूट्रोफिल ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा, ठीक है। इसी तरह हम सीटी एंजियोग्राम करवाएंगे, सीटी एब्डोमेन एंड पेल्विस विथ कंट्रास्ट, ठीक है। कन्वेंशनल मेसेंट्रिक एंजियोग्राम, एब्डोमिनल रेडियोग्राफी जब करेंगे तो उसमें हमें थिक्टेंड स्मॉल इंटेस्टाइन में गैस नहीं मिलेगी, और मेसेंट्रिक वेन्स में हमें गैस
बबल मिलेगा, लेकिन ये एक रेयर पैथोग्नोमिक फाइंडिंग है, गैस बबल इन द मेसेंट्रिक वेन्स। ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है हमारे पास? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का इम्बोलस है तो इम्बोलेक्टमी करेंगे और उस इन्फेक्टेड बॉवल को रिसेक्ट करेंगे अगर इन्फेक्शन हुई है। लेकिन अगर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी में थ्रोम्बस हुआ है तो थ्रोम्बेक्टमी करनी होगी, ओपन वर्सेस कैथेटर डायरेक्टेड भी कर सकते हैं। प्लस में हमें एंजियोप्लास्टी करनी होगी विथ स्टेंटिंग फॉर द रेजिडुअल स्टेनोसिस, जो स्टेनोसिस उसके लिए फिर हमें स्टेंट भी लगाना होगा, एंजियोप्लास्टी विथ स्टेंटिंग। या फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है कि सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का थ्रोम्बस है तो आप ओपन बाईपास भी कर सकते हो फॉर रेजिडुअल स्टेंटिंग प्लस रिसेक्शन ऑफ द इन्फेक्टेड बॉवल इफ प्रेजेंट। देन आता है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन थ्रोम्बोसिस। वेन थ्रोम्बोसिस में हमें एंटीकोगुलेशन देनी होगी विथ हेपेरिन, रिसेक्शन ऑफ द इन्फेक्टेड बॉवल इफ प्रेजेंट। ठीक है, तो एंटीकोगुलेशन विथ हेपेरिन और जो है इन्फेक्टेड बॉवल के हमें डिसेक्शन करनी होगी। अच्छा, जब आ जाए नॉन ओक्लूसिव मेसेंट्रिक इस्कीमिया पे। नॉन ओक्लूसिव मेसेंट्रिक इस्कीमिया का मतलब है इंटेस्टाइनल इस्कीमिया होगी लेकिन कोई मैकेनिकल ओक्लूजन नहीं होगी मेसेंट्रिक वेसल्स में, जैसे वहाँ थ्रोम्बस सिंबल आया था ना, यहाँ ऐसा कोई ओक्लूजन नहीं है। तो इसमें फाइनल कॉमन पाथवे होता है लो कार्डियक आउटपुट टू द मेसेंट्रिक वेसल। अब आउटपुट जो है ना, कार्डियक आउटपुट वेसल्स की तरफ ही कम गया है, ये वजह होती है नॉन ओक्लूसिव मेसेंट्रिक इस्कीमिया की। तो क्या क्यों कार्डियक आउटपुट कम हुआ? रिस्क फैक्टर है हाइपोवोलीमिया की वजह से, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, प्रोलॉन्ग कार्डियोपल्मोनरी बाईपास या हीमो कंसंट्रेशन। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आता है इस्कीमिक कोलाइटिस। इस्कीमिक कोलाइटिस जो है ये एक इन्फ्लामेशन होती है कॉलन की फ्रॉम द नॉन ओक्लूसिव मेसेंट्रिक इस्कीमिया ऑफ द कॉलन। ठीक है, नॉन ओक्लूसिव जो मेसेंट्रिक इस्कीमिया हो जाती है कॉलन की, उसकी वजह से जब कॉलन की इन्फ्लामेशन हो तो उसको हम कहते हैं इस्कीमिक कोलाइटिस। तो हमें ये टिपिकली वाटरशेड एरिया को इस्कीमिक कोलाइटिस अफेक्ट करती है। वाटरशेड एरिया कौन से होते हैं? एक तो मोस्ट कॉमन है स्प्लेनिक फ्लेक्चर, उसको हम कहते हैं ग्रिफ्थ एरिया। ठीक है, ग्रिफिथ्स एरिया, स्प्लेनिक फ्लेक्चर, यहाँ पर इस्कीमिक कोलाइटिस होगी। दूसरा जो अपर रेक्टम है उसको कहते हैं सुडाक एरिया। ये ग्रिफिथ एरिया और सुडाक एरिया, ये दो जो है वाटरशेड एरिया हैं जिसमें इस्कीमिक कोलाइटिस ज़्यादातर होती है। अच्छा, ये 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट कर सकती है, या तो गैंग्रीनस होगी, ट्रांजिएंट एंड स्ट्रक्चरिंग फॉर्म। ठीक है, गैंग्रीनस, ट्रांजिएंट एंड स्ट्रक्चरिंग फॉर्म। ओनली स्ट्रक्चरिंग फॉर्म जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन करवाएगी। ट्रीटमेंट क्या है इसमें? हमें वॉल्यूम रिससिटेशन करनी होती है, कार्डियक आउटपुट को हम इंक्रीज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे डोब्यूटामीन देंगे, कैथेटर डायरेक्टेड नाइट्रोग्लाइसिन देंगे, वो विज़रल ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करेगी, और जो इन्फेक्टेड बॉवल है उसकी रिसेक्शन कर देंगे अगर इन्फेक्टेड प्रेजेंट है। ठीक है। लास्ट में इन्होंने टिपिकल केस प्रेजेंट किया, 75 ईयर ओल्ड वुमेन है, 8 घंटों की उसको हिस्ट्री है वॉमिटिंग की और कॉलिक की, सेंट्रल एब्डोमिनल पेन है। ठीक है, जब हमने एग्जामिनेशन की, ठीक है, कॉलिक की सेंट्रल एब्डोमिनल पेन है और उसको 8 घंटों से वॉमिटिंग भी है इस ओल्ड वुमेन को। एग्जामिनेशन पे उसका एब्डोमेन डिस्टेंडेड तो है लेकिन उसमें कोई ऑब्वियस टेंडरनेस नहीं है। ठीक है, और उसमें प्लेन रेडियोग्राफ किया तो उसमें हमें न्यूमोबिलिया मिला है, यानी एयर इन द बिलियरी ट्री। तो एक्चुअली इसकी डायग्नोसिस है गाल स्टोन इलियस, जो जिसने जो है स्मॉल बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन करवा दी है ड्यू टू द गाल स्टोन एट द टर्मिनल इलियम थ्रू अ बिलियरी इंटेरिक फिस्टुला। ठीक है। अब दूसरा टिपिकल केस है कि 70 ईयर ओल्ड मैन आया है नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग के साथ, और वो एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन और वॉमिटिंग के साथ आता है। ठीक है, तो एब्डोमेन तो उसका सॉफ्ट है और नॉन टेंडर विथ नो मासेस। उसको जो है सिर्फ स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा की हिस्ट्री, एब्डोमिनल पेन है, डिस्टेंशन, वॉमिटिंग, कोई टेंडर एब्डोमेन नहीं है, कोई मास नहीं है, कोई एब्डोमिनल हिस्ट्री सर्जरी की भी पास्ट में हिस्ट्री नहीं है, ना ही उसको कोई हर्निया है। तो एक्चुअली इसकी डायग्नोसिस है इंटेस्टाइनल सूडो ऑब्स्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि इसको स्मॉल सेल लंग कैंसर है तो उसमें पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम हुआ है स्मॉल सेल लंग कैंसर का, जिसने ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन करवा दी है मायंटेरिक प्लेक्सस की। ठीक है, और उसको सूडो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। मायंटेरिक प्लेक्सस पेरिस्टासिस वगैरह करता है ना, वही डिस्ट्रॉय हो गया है। अच्छा, उसके बाद एक और टिपिकल केस है, 25 साल की वुमेन आती है हिस्ट्री ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर के साथ और लेक्सेटिव अब्यूज़, और प्रेजेंट करती है इंक्रीज्ड एब्डोमिनल पेन के साथ, डिस्टेंशन, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन फॉर द पास्ट 4 डेज़, 4 दिन से। प्लेन एब्डोमिनल एक्सरे किया तो उस पर हमें कॉफ़ी बीन साइन मिला है। ठीक है, कॉफ़ी बीन साइन। डायग्नोसिस है सिग्मोइड वोल्वुलस। ठीक हो गया।
कॉफ़ी बीन हमें साइन इसी में एक्सरे पे सिग्मोइड वॉल्वुलस में मिलता है। उसके बाद आता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन न्यूबॉर्न, इंटेस्टाइनल अट्रेजिया। अच्छा, इंटेस्टाइनल अट्रेजिया फॉलोइंग टाइप्स का हो सकता है। मोस्ट कॉमनली डुओडेनल होता है, लेकिन जेजिनल भी हो सकता है, इलियल या कोलोनिक अट्रेजिया। इंटेस्टाइनल अट्रेजिया प्रेजेंट कैसे करेगा कि बच्चा जैसे पैदा हुआ तो उसको सून आफ्टर बर्थ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगी। अच्छा, इसमें बिलियस वॉमिटिंग याद रखिएगा, डोमिनेंट फीचर होता है जेजिनल अट्रेजिया में, बिलियस वॉमिटिंग। अच्छा, इलियम का अगर हो, इलियल अट्रेजिया, डोडेनम, जेजिनम, फिर इलियम, इलियम का अट्रेजिया में एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी। ठीक है, ठीक है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है सून आफ्टर बर्थ, बिलियस वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन इज द डोमिनेंट फीचर इन द इलियल अट्रेजिया। ऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉक्सिमल बावल इज़ एट अ रिस्क ऑफ परफोरेशन। ठीक है, जो ऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉक्सिमल बावल है वो परफोरेशन के रिस्क पे होता है। तो ट्रीटमेंट क्या है, हमने डुओडेनल अट्रेजिया करना है। डुओडेनल अट्रेजिया जो है उसमें हमने करना है डुओडेनोस्टमी। ठीक है, डुओडेनोस्टमी करेंगे हम। डुओडेनोस्टमी जो है ये सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें एनास्टोमोसिस हम करते हैं टू कंटिन्यूस पार्ट ऑफ डुओडेनम में, यानी ऑब्स्ट्रक्शन को बाईपास करके। ठीक है, एक डायमंड शेप एनास्टोमोसिस करनी होती है, इसको किम्यूरा प्रोसीजर भी कहते हैं। साइड टू साइड कनेक्शन बना देंगे बिटवीन द डायलेटेड सेगमेंट ऑफ द डुओडेनम प्रॉक्सिमल एंड द ब्लॉकेज एंड द कोलैप्स सेगमेंट डिस्टल आफ्टर द ब्लॉकेज। ठीक है, तो इससे एक लार्ज ओपनिंग बन जाएगी टू प्रिवेंट द फ्यूचर नैरोइंग। ठीक हो गया। तो डुओडेनल अट्रेजिया हो या स्टेनोसिस हो तो उसमें ये करना होता है, यानी ऑब्स्ट्रक्शन को बाईपास करके फिर फूड और डाइजेस्टिव फ्लूइड जो है वो नॉर्मली स्टमक से बाकी इंटेस्टाइन में चला जाएगा। तो या अगर जेजिनल इलियल अट्रेजिया है तो उसमें जो डिस्टल एंड होगा ना डायलेटेड प्रॉक्सिमल स्मॉल बावल का, उसको रिसेक्ट कर देंगे और प्राइमरी एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर देंगे। ठीक है, ये देखें डुओडेनोस्टमी में अगर यहाँ पर जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन है या अट्रेजिया है तो यहाँ डायमंड शेप का इंसिजन देके और फिर बाकी डिस्टल वाले में भी इंसिजन देके दोनों को आपस में मिला लेंगे और फिर उसकी एनास्टोमोसिस करेंगे। तो इसको कहते हैं डुओडेनोस्टमी। उसको ऑब्स्ट्रक्शन को बाईपास कर दिया, दोनों में हमने ओपनिंग बना के उनको आपस में मिला दिया है। ठीक है, तो ये किया जाता है डुओडेनल अट्रेजिया में। और बाकी अगर जेजिनल या इलियल अट्रेजिया है तो वो वाला अफेक्टेड पोर्शन जो है वो इसमें काटेंगे रिसेक्ट करके, फिर प्राइमरी एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। नेक्स्ट टॉपिक मेकोनियम इलियस। मेकोनियम इलियस होता है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो थिक या विसिड मेकोनियम की वजह से, बच्चा जब बॉर्न होता है तो पहले उसका मेकोनियम पास होता है ना स्टूल से, तो वो इतना थिक और विसिड मेकोनियम ऑब्स्ट्रक्शन करवा दे तो उसको हम कहेंगे मेकोनियम इलियस। तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले बच्चों में मोस्ट कॉमन है, टर्मिनल इलियम में होता है। ठीक है, तो इसमें फीचर ये है कि डायलेटेड लूप जो है बॉवल का वो हमें न्यू बॉर्न में पाल्पेबल होगा विद द मेकोनियम इलियस। तो उसका वो जो लूप है इंटेस्टाइन का हमें एब्डोमेन पे पाल्पेबल होगा। एब्डोमिनल एक्सरे करेंगे तो हमें डायलेटेड स्मॉल इंटेस्टाइन नज़र आएगी मॉटलिंग के साथ। फ्लूइड लेवल इसमें हमें जनरली नज़र नहीं आते। हम कंट्रास्ट एनेमा करेंगे तो हमें अनयूज्ड माइक्रोकोलोन नज़र आएगा। स्वेट टेस्ट पे सोडियम और क्लोराइड के लेवल मोर देन 70 मिलीमोल पर लीटर मिलेंगे। ट्रीटमेंट है कि अगर अनकॉम्प्लिकेटेड केस है तो हाइपर और स्मॉलर गैस्ट्रोग्राफिन एनेमा देंगे हम। ठीक है, इसमें मेकोनियम इलियस में भी बच्चा मेकोनियम पास नहीं कर पाएगा, उसको बिलियस वॉमिटिंग होगी। ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, डोई फील होगा ड्यू टू बिल्डअप ऑफ गैस एंड फ्लूइड अबव द ऑब्स्ट्रक्शन, और फीडिंग इंटॉलरेंस होगी। ठीक है, तो मेकोनियम इलियस को क्लासीफाई किया गया है कैटेगराइज्ड ऑन वेदर द कॉम्प्लिकेशन हैव अकर्ड इन यूट्रो। सिंपल मेकोनियम होता है इलियस, कॉम्प्लेक्स भी होता है। ठीक है, सिंपल में सिर्फ टर्मिनल इलियम में ब्लॉकेज होती है, बॉवल जो है ऊपर वाला ब्लॉक वाला डायलेटेड होता है, नीचे वाला एम्प्टी नैरोड होगा, माइक्रोकोलोन होगा। जो कॉम्प्लेक्स है उसमें ब्लॉकेज ने कॉम्प्लिकेशन करवा दी होती है, इंटेस्टाइनल अट्रेजिया। ठीक है, अंडर डेवलप्ड या मिसिंग सेगमेंट है, वॉल्वुलस या परफोरेशन या मेकोनियम पेरिटोनाइटिस। डायग्नोसिस में आपने बस इतना याद रखना है कि एक्सरे पे हमें साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन मिलेंगे, डायलेटेड लूप ऑफ द स्मॉल बावल, ग्राउंड ग्लास या सोप बबल अपीयरेंस इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट caused by the tiny air bubble mixed with the tenacious meconium। ठीक है, बैरियम कंट्रास्ट या एनेमा करेंगे, लिक्विड रेक्टम के थ्रू देंगे तो वो नैरोड या अनयूज जो कॉलन होगा ना माइक्रो कॉलन, वो हमें नज़र आ जाएगा और एक्सटेंट ऑफ ब्लॉकेज पता लगेगा। ठीक है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस का स्वेट टेस्ट भी किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो ट्रीटमेंट है वो आपने याद रखना है कि सिंपल मेकोनियम इलियस है तो उसमें हम नॉन सर्जिकल करते हैं, उसमें हाइपर ऑस्मोलर गैस्ट्रोग्राफिन एनेमा देना होता है।
ठीक है, एक्सरे गाइडेंस के ज़रिए, फ्लोरोस्कोपी के ज़रिए। तो ये एजेंट क्या करेगा, इंटेस्टाइन में वाटर को ड्रॉ करता है, तो उससे वो सॉफ्टन हो जाएगा और स्टिकी मेकोनियम जो है ब्रेकअप होगा उसका प्लग, और इन्फेंट आसानी से ब्लॉकेज से जो है पास हो जाएगा, इन्फेंट जो है वो पास करेगा ब्लॉकेज को। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड केस है तो उसमें हमें सर्जरी करनी होगी, कॉम्प्लेक्स मेकोनियम इलियस में या फेल्ड इनेमा में। उसमें हम करते हैं, गोल हमारा है कि मेकोनियम को रिमूव करें और जो भी डैमेज है उसको रिपेयर करें, यानी अट्रेजा या परफोरेशन है, ठीक है। तो जो सिवियरली डैमेज पोर्शन है इंटेस्टाइन को रिसेक्ट कर देंगे, फिर टेम्परेरी एक स्टोमा या इलियोस्टमी भी की जाती है ताकि बॉवल ड्रेन हो और रिकवर बिफोर ए सेकेंड सर्जरी इज डन टू रिकनेक्ट द एंड्स। तो रिसेक्शन एंड प्राइमरी एनास्टोमोसिस। कॉम्प्लिकेटेड अगर केस है तो उसमें हमें इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन हो गई है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, वॉल्वुलस अट्रेशिया या अनरिस्पॉन्सिव टू इनेमास, ठीक है। ये इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड है तो उसमें फिर हम ये सर्जरी कर रहे हैं। दैट्स इट, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन एब्डोमिनल सर्जरी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे।